ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 161 से 170। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 161। पीछा एक खास पहाड़ की गहराई में वू हुआंग और यिमिंग पर्वत शिखर पर खड़े थे। जेनेसिस क्यूई उनकी आंखों के भीतर उभर रही थी क्योंकि उनकी तेज निगाहें विशाल पर्वत श्रृंखला को स्कैन कर रही थी। स्विश स्विश। जेनेसिस क्यूई पर 4 आकृतियां उड़ी और उनके सामने उतरी। वह नहीं मिल रहा, चारों व्यक्तियों में से प्रत्येक ने कहा। इस सामग्री का स्रोत ऑडियोबुक 108 है। आप ऑडियोबुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वू हुआंग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उनका लहजा उदासीन रहा और उन्होंने कहा, हमने जो शियाओयाओ को घायल करने के लिए घाव के बदले घाव देकर पहले काफी बड़ी कीमत चुकाई थी। हमारा लाभ हमारी जेनेसिस क्यूई खेती में निहित है जो हमें मजबूत शरीर प्रदान करती है, जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। चोट चाहे कितनी भी गंभीर हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके विपरीत झो जियाओयाओ का शरीर कमजोर है और उसकी वर्तमान स्थिति तब है जब वह सबसे कमजोर है। चूंकि हमने पहले ही काम कर लिया है, इसलिए हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम पूरी तरह से काम करें। हम उसे संभलने का कोई मौका नहीं दे सकते, अन्यथा हम सभी को धमकी दी जाएगी। ये मिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सही कहा भाई वू, चूंकि हम पहले ही यह कर चुके हैं, इसलिए हम कोई ढील नहीं छोड़ सकते। ऐसे में मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। वह अपनी काली काली पुतलियां उठाते हुए मुस्कुराया। जैसे उनकी आंखों के सामने की दुनिया बदलने लगी, उनके भीतर भंवर घूमने लगे। सब कुछ फीके भूरे रंग में बदल गया। शानदार पहाड़ी जंगल अब पारदर्शी हो गए। चमकते हुए रूप भीतर प्रकट हुए। प्रत्येक चमक जेनेसिस क्यूई के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। जंगलों में अनगिनत उत्पत्ति जानवर थे, इसलिए ये मिंग कम दिखाई देने वाले जेनेसिस क्यूई तरंगों की तलाश में प्रकाश की इन गेंदों को पार कर गए। कई मिनटों के बाद आखिरकार उसकी आंखें रुक गईं। उत्तर की ओर दूर तक जेनेसिस क्यूई की अत्यंत फीकी चमक थी। इसकी किरणें व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन थीं और यदि कोई सावधान ना हो तो इसे आसानी से अनदेखा कर दिया जाएगा। उन्हें पाया। ये मिंग की बंद आंखों से खून की एक बूंद बह निकली। इस गुप्त तकनीक को सक्रिय करना स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के लिए हानिकारक था। जाना। हालांकि उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और उत्तर की ओर शॉट लगाते हुए बढ़त ले ली। वू हुआंग और बाकी लोगों ने तुरंत पीछा किया। इसी बीच दूर एक जंगल में एक दुबली पतली आकृति आकर रुक गई। ये याओयाओ था। उसका सुंदर चेहरा बेहद पीला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी भौहों के बीच कोई घबराहट नहीं थी, केवल उदासीनता बढ़ती जा रही थी। मुझे मिल गया है हो। उसने अपने हाथ में पुस्तक को मजबूती से पकड़ते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा। पुस्तक से प्रकाश फैल गया और उसके शरीर को ढक लिया, जिससे उसकी उपस्थिति छिप गई। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष भी इतना साधन संपन्न होगा और फिर भी उसका पता लगाने में सक्षम होगा। बूम! एक उन्मत्त जेनेसिस क्यूई लहर नीचे उतरने से पहले अचानक आकाश में उड़ गई, जो याओयाओ की ओर तेजी से बढ़ रही थी। याओयाओ जेनेसिस क्यूई के विस्फोट से बचते हुए चतुराई से किनारे की ओर बढ़ गया। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि आकाश से उसकी ओर कई चमकदार जेनेसिस क्यूई आकृतियां आ रही हैं। वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों के चेहरे पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। झो जियाओयाओ, आपका नाजुक शरीर लंबे समय तक नहीं रहेगा। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप हार मान लें और खुद को कैद होने दें। ये मिंग की कर्कश आवाज दूर से गूंज उठी। हालांकि याओयाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसके हाथ में एक और पुस्तक निकली जो फटी हुई थी। स्विश! प्रकाश ने याओयाओ के शरीर को ढक दिया। गायब होने से पहले उसके आसपास का स्थान एक पल के लिए विकृत हो गया और एक सेकंड बाद 1000 फीट दूर दिखाई दिया। ये देखकर वू हुआंग और यिमिंग की आंखें कांप गईं और उन्होंने अंदर से टिप्पणी की, विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने शॉर्ट रेंज इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जेनेसिस रून्स में भी महारत हासिल कर ली है। जेनेसिस रून की कितनी भयावह प्रतिभा है।
उन्होंने एक दूसरे की आंखों में हत्या के बढ़ते इरादे को देखकर एक दूसरे पर नजर डाली। इस तरह का त्वरित टेलीपोर्टेशन अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा पर आधारित है और इससे शरीर पर तनाव पड़ेगा। उसके पास कोई जेनेसिस क्यूई नहीं है और निश्चित रूप से वह इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। हम उसे भागने नहीं दे सकते। वू हुआंग और यिमिंग के पैरों के नीचे जेनेसिस क्यूई विस्फोट हो गया। जैसे जैसे वे पीछा करते रहे, उनकी गति तेजी से बढ़ती गई। एक समूह ने पीछा किया जबकि एक व्यक्ति भाग गया। केवल भगवान ही जानता है कि आधे दिन में कितने पहाड़ों को पार किया। हालांकि वू हुआंग और यिमिंग बेहद दृढ़ और जिद्दी बने रहे, आराम करने के लिए एक पल भी लिए बिना अपने पीछा में लगातार जुटे रहे। उनके सामने से कुछ दूरी पर याओ याओ का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। पीछा करने से उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। किसी को पता नहीं चला कि अंदर कितनी ठंड है। याओ याओ की चमकदार आंखें ठंडी और ठंडी होती जा रही थी, जबकि उसकी भौहों के बीच का प्राचीन रून धीरे धीरे अधिक से अधिक दिखाई देने लगा। अचानक याओ याओ ने अपना धैर्य खो दिया। उसका फिगर अचानक रुक गया। वह अपने आखिरी पड़ाव पर है। वू हुआंग और यिमिंग बहुत खुश थे। उनके शरीर एक अंतिम उछाल के साथ याओ याओ से कुछ दूरी पर पहुंच गए, जबकि अन्य चार उसे सभी दिशाओं से घेरने के लिए आगे बढ़े। वू हुआंग ने कहा, आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। याओ याओ ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा भावहीन था और उसने वू हुआंग को देखा और उत्तर दिया, क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हैं? इसका कारण आपकी क्षमता है। मैंने झू युआन से केवल वादा किया था कि आपका जीवन उसका है लेने के लिए। वू हुआंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। मौत के दरवाजे पर भी अभी भी इतनी तेज तर्रार। याओ याओ के कंधों पर लिपटे लंबे बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसका सुंदर चेहरा बर्फ ठंडा हो गया। हालांकि मुझे लगता है कि आप वास्तव में बहुत घृणित हैं, इसलिए जो युआन से किया गया मेरा वादा अब मान्य नहीं होगा। उसका चेहरा भावहीन था, जबकि उसकी भौहों के बीच का प्राचीन रून हल्की सी चमक देने लगा था। कुछ ठीक नहीं है, उसे मार डालो। ये मिंग और वू हुआंग दोनों भौहें चढ़ाते हुए चिल्लाए। दोनों ने तुरंत एक मुक्का मारा। जेनेसिस क्यूई ने याओ याओ पर भयानक हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। याओ याओ का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था क्योंकि वह तेजी से बढ़ते जेनेसिस क्यूई हमलों को देख रही थी। उसकी भौहों के बीच एक लंबी पतली उंगली प्राचीन रून की ओर पहुंच रही थी। हवा इस धुंधले एहसास से भरी हुई थी कि कोई भयानक चीज रिलीज होने वाली है। बूम! जेनेसिस क्यूई निकट आते ही चिल्लाने लगी। हालांकि जब याओ याओ की उंगली अभी भी उसके सिर से आधी उंगली दूर थी, एक आकृति अचानक एक प्रेत की तरह प्रकट हुई, जिसने हरे रंग की चमक के साथ घेरे को तोड़ते हुए एक तरल गति में याओ याओ को पकड़ लिया। उसे रोको, ये मिंग पहली प्रतिक्रिया थी। डोंगक्सुआन महाद्वीप की चार प्रतिभाओं ने संकोच नहीं किया। वे बिजली की तरह तेजी से हरी रोशनी की ओर झपटे। ही हरी रोशनी के भीतर से मनमोहक खनकती हंसी फैल गई। कोई केवल तभी देख सकता था जब हरी रोशनी चमक रही थी, एक मछली की तरह जो चारों के घेरे को पार करते हुए ईश्वरीय गति तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी, जिसने आंखों को चकाचौंध कर दिया। हरी रोशनी भागने के बाद नहीं रुकी। कई झिलमिलाहट में पेड़ों के विशाल समुद्र में गायब हो गई। बूम! केवल इसी क्षण वू हुआंग और ये मिंग के हमले आखिरकार खाली जगह पर गिरे, जमीन को चीरते हुए। ये मिंग की अभिव्यक्ति बल्कि तूफानी थी। जब वे सफल होने ही वाले थे तो उन्हें घटनाओं के ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं थी। हरी बत्ती की गति से वह भी चौंक गया। वह कौन है? बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन वह गति वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये मिंग ने वू हुआंग की ओर देखा। हालांकि यह केवल कुछ ही क्षण थे। पहले वाले ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हालांकि हरी बत्ती की ताकत अच्छी थी, फिर भी ये प्रबंधनीय स्तर के भीतर थी। हालांकि वह गति उसे भी धूल में मिला देगी। वू हुआंग का बदसूरत चेहरा उस दिशा में घूर रहा था जहां हरी रोशनी गायब हो गई थी। काफी देर बाद उसके दांतों की दरारों के बीच से एक ठंडी, उग्र आवाज फूंकारती हुई निकली। शापित ज़ुओक्यू किंग्यू। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 162 किंग्यू की सहायता एक धारा के किनारे।
जैसे ही दो आकृतियां सामने आईं, हरी रोशनी चमक उठी। एक ने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसका फिगर मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जबकि उसका मनमोहक चेहरा थोड़ा सेक्सुबस जैसा था। ये स्वाभाविक रूप से ज़ुओक्यू किंग्यू था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मेरी सुंदरता नायक को कैसे बचाती है? क्या आपके दिल में हलचल हुई? ज़ुओक्यू किंग्यू ने अपने छोटे हाथों से उसकी कमर को पकड़ रखा था। उसके मुस्कुराते चेहरे पर स्पष्ट रूप से प्रसन्नता दिख रही थी। चट्टान पर बैठे हुए याओ याओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसका एक हाथ उसके कंधे पर दबा हुआ था, जहां लाल रंग का एक चींटा दिखाई दिया था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक शांत और संयमित रही। उसने अपना सिर उठाया और कुछ देर तक चुप रही और ज़ुओक्यू किंग्यू की ओर देखा। फिर उसने कहा, यदि आप नहीं आए तो शायद वे सभी अब मर गए होते। अरे! ज़ुओक्यू किंग्यू स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद उसके छोटे लाल होंठ उभरे। मौत तक भी अपना चेहरा बचाने पर जोर देना। हालांकि आपको अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। पूरे कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी में कोई भी किसी को इतना अहंकारी नहीं बना सकता जितना वू हुआंग ने अपना गौरव एक तरफ रखकर दूसरों के साथ सहयोग करने का फैसला किया। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि याओ याओ सिर्फ जिद्दी हो रहा था। याओ याओ ने अपना सिर हिलाया, व्याख्या न करने का निर्णय लेना। हालांकि उसने ज़ुओक्यू किंग्यू को हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि मुझे अभी भी अपना धन्यवाद देना चाहिए। वह वास्तव में वू हुआंग और बाकियों को खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसकी भौहों के बीच की सील को तोड़ना होगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इसके बाद क्या होगा। ये देखते हुए कि दादाजी हेई ने उसे कितनी सख्ती से चेतावनी दी थी, परिणाम संभवतः बहुत गंभीर होंगे। उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह सील न तोड़े। इसलिए याओ याओ को उसे बचाने के लिए ज़ुओक्यू किंग्यू के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता महसूस हुई। याओ याओ का धन्यवाद सुनकर ज़ुओक्यू किंग्यू खुशी से हंस पड़ा। जैसे ही उसने याओ याओ के कंधे में लगी चोट की ओर देखा, उसकी आंखें सोच में घूम गईं। इससे पहले कि वह एक हाथ की दूरी पर बैठ गई और धीरे से बोली, आप घायल हो गए हैं। क्या मैं आपके घाव को साफ करने में आपकी मदद करूं? जब याओ याओ ने ज़ुओक्यू किंग्यू की चमकती आंखों को देखा तो वह गुस्सा होने या हंसने के बीच फंस गई थी। उत्तरार्ध अभी भी इस धारणा के तहत था कि वह एक पुरुष थी और उसका फायदा उठाना चाहती थी। याओ याओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, तुम्हें मेरे बारे में ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। ज़ुओक्यू किंग्यू के साथ उसके संबंध पहले उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए याओ याओ को चीजों को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। लेकिन चूंकि अब उस पर ज़ुओक्यू किंग्यू का कृतज्ञता का कर्ज बकाया था, याओ याओ स्वाभाविक रूप से इस गलतफहमी को आगे भी जारी नहीं रहने देगी। क्यों? ज़ुओक्यू किंग्यू ने नाखुश होकर कहा, क्या मैं आपके लिए अच्छी नहीं हूँ? मेरे बारे में कौन सा हिस्सा अच्छा नहीं है? आप नहीं जानते कि कितने लोग मुझे पसंद करते हैं। याओ याओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से हाथ से थपथपाया। प्रकाश ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया, कई सांसों के बाद लुप्त होने से पहले। और फिर ज़ुओक्यू किंग्यू का छोटा सा मुंह खुला रह गया। उसके सामने चट्टान पर बैठे मूल रूप से सुंदर लड़के युवा मास्टर के सिर पर अब लंबे काले सुस्वादु बाल लटक रहे थे। उसका बिल्कुल खूबसूरत चेहरा बिना किसी दाग के लग रहा था। उसकी त्वचा जेड की तरह सफेद थी, जबकि स्वस्थ रोशनी से चमक रही थी। उसके पतले और उत्तम शरीर पर परफेक्ट कर्व्स उभरे और गिरे। ज़ुओक्यू किंग्यू को अपने शरीर पर बहुत गर्व था, लेकिन उससे पहले वाली लड़की उससे भी अधिक अपमानजनक थी। विशेष रूप से वे रहस्यमय आंखें जो ऐसी लगती थी मानो कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, और लड़की को एक अद्वितीय उपस्थिति प्रदान करती थी। पलक झपकते ही सुंदर युवा मास्टर एक भव्य सुंदरी बन गई थी। मैं पहले अनावश्यक परेशानी नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना भेष बदल लिया, याओ याओ ने समझाया। उसकी आवाज सामान्य, स्पष्ट और मधुर हो गई थी, बहते झरने की तरह जो किसी भी परेशान दिल को राहत दे सकती थी। अब समझी। ज़ुओक्यू किंग्यू हक्का बक्का रह गया। काफी देर बाद उसने आखिरकार ऐसे
चेहरे के साथ उत्तर दिया जैसे कि वह मरने वाली हो, क्या मेरा पहला प्यार ऐसे ही चला गया? हालांकि बाद में एक आंख घुमाकर उसने अचानक अपने दांत पीस लिए, एक पल के लिए याओ याओ को घूरते हुए उसकी ओर झपटी और चिल्लाने लगी, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। चूंकि तुम बहुत सुंदर हो, मैं जीत गई, भले ही तुम एक लड़की हो, हार मत मानो। याओ याओ ज़ुओक्यू क्विंग्यू के रवैये में अचानक बदलाव से चौंक गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सभी ने कहा था कि वह थोड़ी सक्कुबस थी, और अब ऐसा लग रहा था कि यह उपाधि बिना किसी कारण के नहीं दी गई थी। उसके सोचने का तरीका सचमुच आदर्श से भटक गया। एक लड़की दूसरी लड़की को कैसे पसंद कर सकती है? याओ याओ की लंबी पतली उंगली बाहर निकली और उसके माथे पर झपटते हुए ज़ुओक्यू क्विंग्यू को रोक दिया। पहले ने झुंझलाकर कहा, दूर हटो, मेरे पास तुम्हारे साथ ऐसे खेल खेलने का समय नहीं है। ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने अपना माथा रगड़ा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी आ गया और उसने याओ याओ की ओर देखा और निर्लिप्त भाव से कहा, अरे दुष्ट शैतान, तुमने मेरा पहला प्यार नष्ट कर दिया, मुझे मुआवजा दो। याओ याओ ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसने आक्रामक रूप से कहा, मैं तुम्हें झो युआन के साथ मुआवजा दूंगी। ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने भौहें चढ़ा दी, वह मुझे हरा भी नहीं सकता, मैं अपने से कमजोर किसी को नहीं चाहता। याओ याओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, धारा के किनारे बैठ गई और अपने कपड़े ढीले कर दिए, जिससे एक सुंदर कॉलरबोन और कंधे दिखाई देने लगे। उसके कंधे पर एक गहरा खूनी घाव था जो काफी डरावना लग रहा था। जैसे ही याओ याओ ने घाव पर नजर डाली तो उसकी आंखों में उदासी छा गई। फिर वह ज़ुओक्यू क्विंग्यू की ओर मुड़ी और बोली, कुछ दवा लगाने में मेरी मदद करे। ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सफेद जैड जैसे मांस और उत्तम कॉलर हड्डी को देख रही थी। फिर उसने चुपके से नीचे की ओर नजर डाली, सुंदर बर्फ की सफेद आकृतियों पर तुरंत नजर पड़ना। इतना कामुक दृश्य कि किसी भी आदमी की नाक से खून निकल आएगा। हालांकि याओ याओ को पूर्व की नजर का एहसास हुआ और उसने तुरंत ठंडी नजर डाली। ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने जल्दी से अपनी नजर हटा ली, दवा का एक बैग उठाया और याओ याओ के लिए ठीक से कुछ मरहम लगाना शुरू कर दिया। क्या हमने उन्हें खो दिया है? याओ याओ से पूछा। ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने गर्व से उत्तर दिया, आराम करो, हालांकि मैं मानता हूं कि मैं उन्हें वास्तविक लड़ाई में नहीं हरा सकता। अगर हम भागने की बात करें तो वू हुआंग भी केवल मेरी धूल खा पाएगा। मेरा मानना है कि अब उन्हें हमारा एक भी निशान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। याओ याओ ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं कुछ दिन आराम करूंगा और कुछ चीजें तैयार करूंगा। इसके बाद क्या? याओ याओ ने धारा के साफ पानी को देखा। जैसे ही बर्फ जैसी ठंडी हत्या का खुलासा हुआ, उसके पानी में प्रतिबिंबित सुंदर चेहरा थोड़ा मुस्कुराया। उन्हें निश्चित रूप से भुगतान करें। एक पहाड़ी जंगल में जहां ज़ुओक्यू क्विंग्यू और याओ याओ स्थित थे। ये मिंग की अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी क्योंकि उसकी नजर अंतहीन पहाड़ी जंगलों पर पड़ी। उसकी आंख के कोने से खून दिखाई दे रहा था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी खोजी आंख तकनीक का फिर से उपयोग कर रहा था। उन्हें नहीं ढूंढ सकते। उसकी अभिव्यक्ति देखकर वू हुआंग का दिल थोड़ा डूब गया। ये मिंग ने सिर हिलाया। वह बहुत तेज है और बहुत पहले ही हमें निकाल चुकी है। मैं अब उसे नहीं ढूंढ सकता। वू हुआंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने अपने सामने विशाल पेड़ की ओर एक मुक्का मारा, जिससे उसके दिल में व्याप्त रोष दूर हो गया। झो शियाओ को चोट पहुंचाने के लिए उनके पास चोट के बदले चोट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भविष्य में ऐसा मौका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। और फिर भी झो जियाओ को अभी भी भागने की अनुमति दी गई थी। ये निस्संदेह उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। ये मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि पहले उन्हें सेंट टैबलेट पर अपना नाम छोड़ दें। उसने उनके पीछे की 4 आकृतियों की ओर देखा। वू हुआंग ने उदासीनता से कहा, क्या आप निश्चित हैं कि इससे कैंगमांग महाद्वीप की शीर्ष स्तरीय गौरवान्वित प्रतिभाओं को लाभ नहीं होगा? ये मिंग के पीछे 4 में से उग्र लाल
लंबे बालों वाली लड़की यह सुनकर हंसी और बोली, वास्तव में आप व्यक्तिगत रूप से हमें आजमा सकते हैं। उसके शब्द उकसावे से भरे हुए थे, वह स्पष्ट रूप से वू हुआंग से नहीं डरता था। कैंगमांग महाद्वीप जैसी छोटी जगह से कोई सभ्य व्यक्ति कैसे आ सकता है? जो बोला था वह युवक जैसा धातु मीनार था। उसके मांसल शरीर पर चमकती हुई किरणें हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं, जबकि उसके चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दे रही थी। वू हुआंग की अभिव्यक्ति उदासीन रही, कोई गुस्सा नहीं, मानो उनके शब्दों से अप्रभावित हो। यह अच्छा है, क्योंकि अगर तुम्हें पीट पीट कर मार डाला गया तो तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। बोलने के बाद उसकी आकृति हिल गई। जेनेसिस क्यूई पर कदम रखते हुए वह आकाश में उड़ गया। डोंगक्सुआन महाद्वीप के 4 प्रतिभाओं की आंखें बर्फीली हो गईं, और उसे रोकने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये मिंग ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें रोक दिया। जुबानों की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अपनी योग्यता दिखाने के लिए अपने कार्यों का उपयोग करें। ये मिंग ने वू हुआंग की आकृति को देखा और उसने उदासीन आवाज में कहा, सुपर एलीट गर्वित प्रतिभाएं कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी के मानसिक स्तंभ हैं। हमें केवल उनके मनोबल को नष्ट करने के लिए उन्हें हराने की जरूरत है। इसे ऐसा बनाएं कि वे स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सके। सेंट रेमिन्स डोमेन के आशीर्वाद के संबंध में अब कोई विचार नहीं है। इसीलिए उसने धीरे से चारों व्यक्तियों को देखकर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें से भयावह ठंडक बह रही थी। अब से हम कैंगमांग महाद्वीप के लोगों को हमारे डोंगक्सुआन महाद्वीप की छाया के नीचे कांपने देंगे। इस सामग्री का स्रोत ऑडियोबुक 108 है। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 163 मौका मुठभेड़ स्विश। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई ने क्षितिज के पार गोली चलाई। अंततः जो युआन की आकृति प्रकट होते ही एक निश्चित पर्वत की चोटी पर उतर गई। आप ऑडियोबुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उनकी अभिव्यक्ति बल्कि गहरी और तूफानी थी। दिन भर की लंबी यात्रा के दौरान वह यहाँ पहुंचा। उसने लगातार जानकारी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे याओयाओ के बारे में कोई खबर नहीं मिली। सेंट रेमिन्स डोमेन बहुत विशाल था। बिना सिर वाली मक्खी की तरह खोज जारी रखना बहुत अप्रभावी है। जो युआन ने भौहें चढ़ा दी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे वहां जाना पड़ा जहां कई लोग थे एकत्र हुए। यहाँ रास्ते में इस क्षेत्र के लोग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, जहां कहा जाता है कि एक सुनहरा तालाब दिखाई देता है। यह तालाब बेहद रहस्यमय है और अफवाह है कि यह एक शीर्ष स्तरीय आशीर्वाद का साकार रूप है। जो युआन के चेहरे पर विचार का भाव प्रकट हुआ। वहां कई प्रतिभाएं होनी चाहिए, जिससे ये सूचना का केंद्र बन जाएगा। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे याओयाओ के बारे में समाचार प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। जो युआन की आंखें चमक उठी। बिना किसी और झिझक के जेनेसिस क्यूई आगे बढ़ गया और वह एक बार फिर गहरे सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गया जो आकाश में बिखर गई। आधे दिन बाद जो युआन के दर्शनीय स्थलों के भीतर एक सतत पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। पूरे वर्ष इसके ऊपर आकाश में घना कोहरा छाया रहता था, जिससे अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो जाता था। धुंध के भीतर हल्की जेनेसिस क्यूई लहरें भी मौजूद थीं, जो खतरे की आभा फैला रही थी। हालांकि अगर कोई अंतहीन कोहरे के पार झांके तो उसे एक रहस्यमय सुनहरी रोशनी लुप्त होती और उसकी सबसे गहरी गहराई में दिखाई देगी। पर्वत श्रृंखला के किनारे पर सभी दिशाओं से अनगिनत आकृतियां आ रही थीं, जिससे एक ऐसी कतार बन गई जो काफी शानदार दिखाई दे रही थी। जाहिर है, सुनहरे तालाब की खबर पहले ही फैल चुकी थी। जो युआन की आकृति सीधे पर्वत श्रृंखला के किनारे की ओर जा रही थी। उसने भी कोहरे में उतरने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वह किसी अज्ञात प्राणी का ध्यान आकर्षित न कर ले। उसकी आकृति जंगल में उतरी। ये पर्वत श्रृंखला का बाहरी क्षेत्र था और कई आकृतियां पहाड़ों की ओर उड़ती हुई देखी जा सकती थी। वह भी पीछा करता था, कभी कभी लोगों को रोककर याओयाओ के बारे में पूछताछ करता था। कुछ समय बाद वह कुछ और जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हालांकि बहुमत ने केवल यह उल्लेख किया कि उन्होंने वू हुआंग और उसके समूह को किसी का पीछा करते हुए देखा था, लेकिन
उन्हें खराब दिशा या स्थान का पता नहीं था। इससे झो युआन की नाराजगी और भी गहरी हो गई। झो युआन धीमा नहीं हुआ, उसके चारों ओर धुंध और अधिक घनी होती जा रही थी। वह दूर से गूंजती असंख्य दहाड़े और चीखें सुन सकता था, जबकि समय समय पर हल्की लेकिन हिंसक जेनेसिस क्यूई तरंगे स्पंदित हो रही थी। झो युआन जंगल से बाहर उड़ गया और उसके सामने एक मैदान उभर आया। हालांकि उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसके सामने कुछ दूरी पर एक आकृति दिखाई दी थी। आकृति के कपड़ों पर धुंधली कंकाल जैसी तस्वीरें थीं, जबकि उससे बेहद गहरी और बर्फीली आभा निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा में ठंडक भर गई थी। झो युआन ने उस आकृति को देखते ही भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। पच। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, आकृति ने उसका हाथ उठा लिया और ग्रे क्यूई अचानक बाहर निकल गई। क्यूई ने एक भेदी फुसफुसाहट छोड़ी, जो बिजली की तरह तेजी से झो युआन की ओर बढ़ी। झो युआन ने गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई के उछलने पर पीछे की ओर एक मुक्का मारा, जिससे हवा में लहर दौड़ गई और ठंडी ग्रे जेनेसिस क्यूई बिखर गई। जब ग्रे जेनेसिस क्यूई बिखरी हुई थी, तो झो युआन को लगा कि बर्फीली क्यूई ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो गया है और जहां भी वह गुजरती है उसका मांस कठोर हो जाता है। हालांकि जैसे ही ग्रे जेनेसिस क्यूई एक और कदम उठाने वाली थी, रक्त लाल क्यूई फुसफुसाकर बाहर निकली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। ओह! आकृति ने आश्चर्य से हल्की सी चीख निकाली। जब झो युआन ने आकृति की ओर देखा तो उसकी भौहें आपस में चिपक गईं और उसने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उसने अपनी पहली मुठभेड़ में हमला किया था, इसका मतलब है कि वह स्पष्ट रूप से झो युआन के लिए यहाँ था। आकृति धीरे धीरे घूमी और एक युवक का बेहद पीला चेहरा सामने आया। ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा खून बह गया हो, और उसकी राख के रंग की आंखों में मौत की रोंगटे खड़े कर देने वाली आभा समाई हुई लग रही थी। वह धीरे से खांसा, फिर उसने धीरे से कहा, यम संप्रदाय, जेनजू। जेनजू बहुत कमजोर। झो युआन स्तब्ध था। इसके तुरंत बाद उसने दूसरे पक्ष के पीले रंग को स्कैन किया और अपना सिर हिलाया और कहा, आप थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, आपको अधिक पोषण देना होगा। जब वह पीला युवा झो युआन को घूर रहा था तो वह भाव शून्य था। झो युआन ने कंधे उचकाए। यह एक मजाक है क्या? यम संप्रदाय के माननीय छोटे यम राजा के पास यहाँ आकर मुझे रोकने के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे बीच कोई शिकायत नहीं है। जेन जू नामक युवक ने स्पष्ट रूप से कहा, यम संप्रदाय सेंट रेमेंस सिटी का आभारी है। तभी झो युआन को समझ आया। पता चला कि यह मददगार था जियो त्यानेक्सुआन द्वारा सूचीबद्ध। ये सोचने में कितना सक्षम व्यक्ति है कि वह लिटिल यम किंग जैसी सर्वोच्च स्तर की गौरवशाली प्रतिभा को भी नियोजित करने में सक्षम होगा। झो युआन ने उत्सुकता से पूछा, आपने मुझे कैसे पाया? किसी और के यूनिवर्स बैग को इतनी लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। जेन जू का स्वर पूरी तरह से शांत था, किसी भी भावना से रहित। झो युआन ने सिर हिलाया, तो ऐसा हुआ। जेन जू ने झो युआन पर एक नजर डाली और कहा, जियो त्यानेक्सुआन आपके द्वारा उसके शरीर में भेजे गए रक्त जहर से लगभग मौत के मुंह में चला गया है। इसलिए मुझे तुम्हें पकड़ना होगा और उसके लिए जहर को बेअसर करने के लिए तुम्हें वापस लाना होगा। उसकी आवाज में हमेशा एक उदासी का भाव रहता था, एक उदासी जो हर किसी को कांपने पर मजबूर कर देती थी। झो युआन ने स्पष्ट रूप से कहा, वह केवल खुद को दोषी मानते हैं। जेन जू ने उदासीन तरीके से कहा, मेरे पास आप दोनों के बीच की नाराजगी से परेशान होने का समय नहीं है। मुझे केवल आपको पकड़ना है और जहर को बेअसर करने के लिए आपको वापस लाना है। जिसके बाद यम संप्रदाय और सेंट रेमेंस सिटी नहीं रहेंगे अब एक दूसरे पर कुछ भी बकाया है। झो युआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी आपके कर्ज से परेशान होने का समय नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूं, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। अंतिम शब्द में जेन जू का शरीर अचानक एक प्रेत की तरह आगे बढ़ा और सीधे झो युआन पर झपटा।
उसकी आस्तीन के अंदर के हाथ बाहर निकले, जिससे उनका कंकाल रूप प्रकट हुआ। उनका रंग भूरा काला था, जबकि एक भयानक बदबू उनके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत होती थी। नुकीले नाखून काटे गए, यहाँ तक कि हवा को भी चीर डाला। झो युआन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह पीछे हट गया। 5 उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंधी हुई थी। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई एक मुक्का उड़ते ही उछल पड़ी। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसके पैरों के नीचे की मोटी पत्तियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। अधिकांश अपडेटेड उपन्यास ऑडियो बुक 108 को पर प्रकाशित होते हैं। टकराना। 2 अलग अलग जेनेसिस क्यूज के टकराने से मुट्ठी और हथेली टकरा गई, जिससे तुरंत उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लाश जहर हाथ। जेन जू की आंखों में अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी उंगलियों पर एक ठंडी रोशनी दिखाई दी, जो झो युआन के हाथ के पिछले हिस्से को बुरी तरह से खरोंच रही थी। शव का जहर मृतक के हाथ में था और उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर पर हमला कर सकता था। चीख। हालांकि उसकी उंगलियों से खून नहीं बल्कि चिंगारियां निकल रही थी। झो युआन के हाथ के पीछे सुनहरे तराजू उभरे हुए थे। जहर से खेलना पसंद है तो फिर मेरा स्वाद चख लो। जब उसकी हथेली आगे की ओर बढ़ी तो झो युआन बुरी तरह मुस्कुराया। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई ने खून की एक रेखा खींचते हुए फुसफुसाया, जो तेजी से झेंजू के सिर की ओर चली गई। खून की रेखा स्वाभाविक रूप से ड्रैगन की नाराजगी का जहर थी। गर्जन। जैसे ही वह उड़ा, ड्रैगन की धीमी, क्रोधपूर्ण दहाड़ सुनी जा सकती थी। जेन जू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह वह रक्त जहर था जिसने जियोतियानिक्सुआन को बेरहमी से प्रताड़ित किया था। उसने उसे छूने देने की हिम्मत नहीं की। उसने तेजी से अपनी आस्तीन लहराई, क्योंकि ठंडे भूरे काले जेनेसिस क्यूई की परतें उसके सामने इकट्ठी हो गईं। तेज तेज आवाज। ड्रैगन के आक्रोश जहर का कतरा लगातार खाया गया, अंततः जेनजू से 1 इंच दूर पूरी तरह से गायब हो गया। बूम। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई के 2 विस्फोट आपस में टकराए, जिससे पास के पेड़ों की कमर टूट गई, जबकि झो युआन और जेनजू की आकृतियां पीछे की ओर गिर गईं। हालांकि जैसे ही जेनजू का शरीर पीछे की ओर उड़ा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई, क्योंकि उसने अपनी आंख के कोने से बर्फ नीली जेनेसिस क्यूई को अपनी ओर आते हुए देखा। जहां से भी वह गुजरी, वहां जमीन पर बर्फ की परतें बन गईं। लाश की हड्डी की उंगली। जेन जू द्वारा बिजली की तेजी से उंगली से किए गए हमले से मौत की आभा फैल गई। जब भूरी काली जेनेसिस क्यूई गुजरी तो जमीन पर मौजूद हरी पत्तियां धूल में बदल गईं। चच। हमले ने बर्फ नीली जेनेसिस क्यूई को तोड़ दिया। जेन जू ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी, क्योंकि उसने अपने दाहिनी ओर जंगल को देखा। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत शख्स मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बाहर चला गया। झो युआन की नजर भी परिचित आकृति पर पड़ी और वह तुरंत स्तब्ध रह गया। लुलुओ। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 164। लुलुओ गोल्डन पूल की तलाश करता है। लंबे हरे बालों से भरे सिर वाली एक खूबसूरत लड़की जंगल से बाहर निकलते समय मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली झलक थी जब उसने झो युआन को देखा और कहा, तुम वास्तव में बदकिस्मत हो। तुम जहां भी जाते हो हमेशा हमला किया जाता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह फिर पीले की ओर मुड़ी। जेनजू। और हमेशा ऐसे परेशान करने वाले व्यक्तियों द्वारा। झो युआन ने मुस्कुराते हुए कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। लुलुओं के कंधे पर छोटी बर्फ जैसी नीली चिड़िया चहचहाते हुए ऊर्जावान रूप से उछल पड़ी। उन्होंने इसे एक चंचल हित देते हुए कहा, गोल्डन पूल का आशीर्वाद छोटा नहीं है। बेशक मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आऊंगी। जैसे ही दोनों ने बात की, जेन जू की भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गईं। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि लुलुओ अचानक सामने आ जाएगा। वह जानता था कि वह भी कैंगमांग महाद्वीप का एक शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और खुद से जरा भी कमतर नहीं था। झो युआन के साथ पहले के आदान प्रदान में बाद वाले ने एक ताकत प्रदर्शित की थी जिसने जेनजू को गुप्त रूप से चौंका दिया था।
अब चूंकि एक और लुलुओ था जो खुद से कमजोर नहीं था, उसे स्पष्ट रूप से दो बनाम एक की स्थिति में ज्यादा फायदा नहीं होगा। जेन जू ने लुलुओ को घूर कर देखा और पूछा, आप हस्तक्षेप करने का इरादा रखते हैं? लुलुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम लोग लड़ सकते हो, मैं बस यही देखूंगी। जेन जू की भौहें चढ़ गई। जाहिर तौर पर वह लुलुओ की बातों से सहमत नहीं था। ये लड़की बहुत सनकी और लोमड़ी की तरह चतुर थी। ये बहुत संभव था कि जब वे युद्ध में उलझे हुए थे तो वह अचानक चुपचाप हमला कर देती, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले हुआ था। इसलिए जेन जू ने एक गहरी सांस ली, आंखें हल्की सी टिमटिमाती हुई, इससे पहले कि वह निर्णायक रूप से मुड़ा और चला गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पष्ट रूप से जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि ऐसा था, इसलिए रुकना केवल समय की बर्बादी थी। ऐसे ही जा रहा हूँ। जेन जू के अचानक चले जाने से लुलुओ स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद उसने झो युआन की ओर उत्सुकता से देखा और सुझाव दिया, हम उसे रोकने के लिए मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? झो युआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा और ऐसे हताश कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में जिसे कैंगमांग महाद्वीप का शीर्ष स्तर का जीनियस भी कहा जाता था, जेन जू स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उनके बीच का रिश्ता उस हद तक नहीं पहुंचा था जहां उन्हें मौत की लड़ाई में मजबूर होना पड़े। लुलुओ ने अपनी ठुड्डी हिलाई। मृत चेहरे वाला लड़का बीमार और कमजोर लग सकता है, लेकिन उसे मारना वास्तव में बहुत मुश्किल है। अफवाह यह है कि उसका शरीर बेहद क्रूर शोधन प्रक्रिया से गुजरा है। जब तक उसका दिल बरकरार है, यहाँ तक कि सबसे गंभीर चोटें भी नहीं लगेंगी घातक हो। मैंने तो ये भी सुना है कि एक बार उसने एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ से लड़ाई की थी और घाव के बदले घाव तब तक लड़ा था जब तक कि दूसरा पक्ष धीरे धीरे मर नहीं गया। ये सुनते ही झो युआन की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो सर्वोच्च स्तर का प्रतिभाशाली बन सकता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ठीक है, क्या आपने याओ याओ के बारे में कोई खबर सुनी है? झो युआन ने अचानक पूछा। लुलुओ ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वू हुआंग बड़ी बहन याओ याओ से निपटने के लिए डोंगक्सुआन महाद्वीप के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है ना? झो युआन ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। लेकिन चिंता मत करो, मैंने सुना है कि बड़ी बहन याओ याओ जुओक्यू क्विंग्यू से मिली थी। उस प्रलोभिका के साथ वू हुआंग भी उसे नहीं पकड़ पाएगा। लुलुओ ने संकेत दिया कि झो युआन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुओक्यू किंग्यू की गति और गति तकनीक निश्चित रूप से कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच सर्वश्रेष्ठ है। झो युआन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। लुलुओ ने समझाया, जहां तक मुझे पता है, जुओक्यू कबीले के पास स्विमिंग ब्लैक कप नामक एक अधूरी हेवन टियर जेनेसिस तकनीक है, जो किंग्यू के नाम का मूल भी है। पिनइन में ब्लैक काप को किंग्यू कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सक्षम थी इस आंदोलन आधारित हेवन जेनेसिस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए। ऑडियो बुक्स 108 पर नवीनतम अध्याय प्राप्त करें। एक आंदोलन आधारित स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक। झो युआन थोड़ा चौंक गया। वह एक स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक थी, न कि छोटा स्वर्ग स्तर। किसी को पता होना चाहिए कि इस स्तर पर जेनेसिस तकनीक पूरे कैंगमांग महाद्वीप में भी बेहद दुर्लभ थी। हालांकि यह अधूरा था, इसकी गहराई और चमत्कारिकता छोटे स्वर्ग स्तर से कहीं अधिक थी। केवल अब झो युआन ने अंततः थोड़ा आराम किया। जुओक्यू किंग्यू के साथ वू हुआंग के लिए याओ याओ को फिर से फंसाना असंभव था, जबकि अगर वह उसे अकेले ले जाने की कोशिश करता तो अब क्रोधित याओ याओ द्वारा उसे सुअर के चेहरे पर पीटा जाता। हालांकि वह ठीक होनी चाहिए, मुझे उसे ढूंढना होगा, झो युआन ने कहा और जाने के लिए मुड़ने लगा। याओ याओ को चोट लगने की बात सुनकर वह बहुत डर गया था। वह कर सकेगा? कल्पना मत कीजिए कि अगर मास्टर कैंग युआन को कुछ हो जाता तो वह उसका सामना कैसे कर सकता था। जब लुलुओ ने ये देखा तो उसने झट से झो युआन की आस्तीन खींच ली, अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उसे रोका और कहा, सेंट रेमेंस डोमेन बहुत बड़ा है, आप उसे कैसे ढूंढेंगे?
यदि आप बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर खोजते रहेंगे तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? यहाँ का हर आशीर्वाद याद आता है। ये तब तक पर्याप्त है जब तक मेरे पास आवश्यक आशीर्वाद है। यदि यह भाग्य है तो वे स्वाभाविक रूप से आएंगे। झो युआन काफी खुले विचारों वाला था। लुलुओ ने अपनी आंखें घुमाई। वे एक पल के लिए सोच में पड़ गए, इससे पहले कि उसने कहा, मेरे पास एक बेहतर विचार है। चूंकि इतनी सारी गौरवान्वित प्रतिभाएं यहाँ एकत्र हुई हैं, हमें खुद को अलग करना चाहिए और यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तब हमारा नाम फैलना शुरू हो जाएगा और साथ ही इतने सारे लोग हमारी प्रतिष्ठा फैलाने में हमारी मदद कर रहे हैं। देर सवेर यह बात निश्चित रूप से बड़ी बहन याओ के कानों तक पहुंचेगी। तब उन्हें हमारा स्थान पता चल जाएगा और वे हमें ढूंढने आएंगे। क्या यह अधिक सुविधाजनक नहीं है? झो युआन अचंभित रह गया। इस पद्धति में कुछ तर्क थे। इसके तुरंत बाद वह लुलुओ की ओर देखते हुए मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लगता है कि आप गोल्डन पूल के आशीर्वाद में बहुत रुचि रखते हैं। लुलुओ चाहती थी कि वह वही रहे क्योंकि वह एक भरोसेमंद सहायक चाहती थी। लुलुओ ने इनकार न करते हुए सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण कुंड आश्चर्यों से भरा है। इसमें न केवल शरीर को शुद्ध करने और मजबूत करने की शक्ति है, बल्कि यह आत्मा का पोषण भी कर सकता है और किसी की उत्पत्ति क्यूई को नियंत्रित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुमति दे सकता है अपने पैतृक राज्य में लौटने के लिए एक रक्तवंश, किसी वंश को उसकी पैतृक स्थिति में लौटाना। झो युआन स्तब्ध था। उसने लुलुओ के कंधे पर बर्फ जैसी नीली चिड़िया पर विचारपूर्ण दृष्टि डाली। ऐसा फंक्शन जेनेसिस बीस्ट्स के लिए स्पष्ट रूप से अधिक उपयोगी था। लिटिल फ्रॉस्ट के पास आइस फीनिक्स रक्तरेखा है। यदि यह गोल्डन पूल में प्रवेश कर सकता है तो इसकी रक्तरेखा निश्चित रूप से अपनी पैतृक स्थिति में वापस आ जाएगी, जिससे यह आइस फीनिक्स की स्थिति के करीब बढ़ने की अनुमति देगा। लुलुओ ने उत्सुकता से झो युआन की ओर देखा। किसी की उत्पत्ति क्यूई को तड़का देना? यदि हाँ, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा जादुई पायथन स्केल एक बार फिर विकसित होगा और बैंगनी सोने के स्तर तक पहुंच जाएगा। झो युआन ने अंदर ही अंदर बुदबुदाया। यदि उसका जादुई पायथन स्केल बैंगनी सोने की स्थिति तक पहुंच गया तो अल्फा उत्पत्ति विशेषज्ञ भी उसकी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। उसके भीतर दिलचस्पी की एक किरण जाग उठी। आप अपनी क्षमता से भी स्वर्ण कुंड तक नहीं पहुंच सकते? झो युआन से पूछा। लुलुओ कैंगमांग महाद्वीप की शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं में से एक थे। उनकी कुशलता और तकनीकें कमजोर नहीं हो सकती। लुलुओ ने अपने छोटे चेहरे पर दर्द भरा भाव दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि पूल के आसपास कई ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर हैं। मैं कुछ दिन पहले करीब जाने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से एक का सामना करना पड़ा। लिटिल फ्रॉस्ट और मेरे लिए इसे हराना आसान नहीं था, लेकिन वह हरामी था। तुरंत 3 अन्य ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स को बुलाया गया। इतने सारे ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर। झो युआन थोड़ा हैरान था। सामान्यतया ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट पहले से ही सेंट रेमेन्स डोमेन में एक तानाशाह जैसा व्यक्ति था। उनमें से इतने सारे लोग इस स्थान पर क्यों एकत्र हुए थे, मैं भी नहीं जानता। मैंने सुना है कि पहले यहाँ इतनी संख्या में लोग नहीं थे। क्या आप एक पशु हृदय संचारक नहीं हैं? क्या आप उनके साथ संवाद नहीं कर सकते? झो युआन से पूछा। लुलुओ का चेहरा हैरानी से भर गया। ये सही है, मैं आमतौर पर तब भी संवाद करने में सक्षम हूँ जब मेरा सामना ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट से होता है, लेकिन यहाँ जेनेसिस बीस्ट के साथ यह काम नहीं करता है। हालांकि मैं कहीं और जेनेसिस बीस्ट से कुछ जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा। क्या जानकारी? लुलुओ एक पल के लिए झिझकी, इससे पहले कि उसने बहुत सावधानी से कहा, ऐसा लगता है कि इन ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स का एक मालिक है, और यह मालिक ही है जिसने उन्हें दूसरे पहाड़ों से यहाँ बुलाया है। झो युआन की आंखें खुली हुई थी। इन ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स का कोई नेता था। कौन सा ग्रेड ऐसे अधिकार का आदेश दे सकता है? ऐसी सुरक्षा के विरुद्ध अतिक्रमण करने का साहस कौन करेगा?
ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 165 डोंगक्सुआन हमले जंगल के भीतर खाली जगह में झो युआन लुलुओ को घूरकर देख रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वह सचमुच ये समझ पाने में असमर्थ था कि उसमें इतना साहस कहां से आया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि सुनहरे पुल की रखवाली करने वाला एक रहस्यमय जेनेसिस जानवर था, लेकिन फिर भी उसने उस पर डिजाइन बनाने की हिम्मत की। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन द्वारा घूरे जाने से लुलुओ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। हालांकि जेनेसिस बीस्ट लीडर कमजोर नहीं होगा, जैसा कि कहा जाता है, पर्याप्त चींटियां हेनहाथी को काटकर मार सकता है। अब जब इतनी सारी प्रतिभाएं यहाँ एकत्रित हो गई हैं, तो डरने की क्या बात है। झो युआन ने यहाँ पर अपनी आंखें घुमाई। ये सच है कि वहाँ कई प्रतिभाएं थी, लेकिन पहाड़ों में और भी अधिक जेनेसिस बीट्स थे और उनमें ग्रेड 4 की कोई कमी नहीं थी। लुलुओ की आंखों में पानी आ गया था और वह दयनीय रूप से विनती कर रही थी, कृपया मेरी मदद करें, लिटिल फ्रॉस्ट को वास्तव में गोल्डन पूल की जरूरत है। झो युआन ने स्पष्ट रूप से अभिनय कर रहे लुलुओ पर एक नजर डाली और एक संक्षिप्त क्षण के लिए सोच में पड़ गया, इससे पहले कि उसने कहा, ऐसा नहीं है कि हम इसे आजमा नहीं सकते, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जेनेसिस बीस्ट नेता बहुत मजबूत है, तो हम केवल वापस लेने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि रहस्यमय जेनेसिस जानवर ग्रेड 5 तक पहुंच गया, तो कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि केवल एक दिव्य निवास विशेषज्ञ ही इसकी बराबरी कर पाएगा। ये देखकर कि झो युआन का स्वर ढीला हो गया था, लुलुओ ने तुरंत सिर हिलाया। क्या आपकी एक योजना है? झो युआन से पूछा। ऑडियो बुक 108 पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। ये पर्वत श्रृंखला कोहरे से ढकी हुई है जो किसी की भी इंद्रियों को विकृत कर देगी, लेकिन कई व्यक्तियों द्वारा खोजे जाने के बाद गोल्डन पूल के कुछ रास्ते पाए गए। हालांकि इन रास्तों पर जेनेसिस बीस्ट्स का पहरा है। ग्रेड 4 से नीचे वाले रास्ते कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूल के नजदीक ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स होंगे। यहीं पर मुझे पहले रोका गया था, लुलुओ को समझाया। अगर हम दोनों एक साथ काम करें तो सफलता पाना आसान होगा। आत्मविश्वास से लबरेज लुलुओ को देखकर झो युआन ने कंधे उचकाए। चूंकि वह बहुत जिद कर रही थी, वे इसे आजमा सकते थे। आखिरकार उसे गोल्डन पूल में भी थोड़ी दिलचस्पी थी और स्वाभाविक रूप से वह इसके आशीर्वाद का एक हिस्सा भी अस्वीकार नहीं करेगा। हम इसे आजमा सकते हैं, झो युआन घोषित। लुलुओ ने उत्साह से सिर हिलाया। अपने हाथ के झटके से वह रास्ता बताने लगी, जंगल को पार करते हुए पहाड़ों की ओर जाने लगी। झो युआन ने उसके द्वारा लिए गए रास्ते का अवलोकन किया। निश्चित रूप से उसने पाया कि कोहरा पतला था, अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहां यह इतना घना था कि किसी भी दिशा को पहचानना असंभव हो गया था। झो युआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या इस रास्ते पर अन्य लोग नहीं हैं? इस तरह का रास्ता लोगों से भरा होना चाहिए, है ना? क्योंकि यह मेरा है, लुलुओ ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया। बाकी लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। झो युआन ने आश्चर्य से पूछा। लुलुओ ने अपना सिर झुका लिया। शुरुआत में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कई बार मुझसे पिटने के बाद उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली, जिसके बाद ये रास्ता मेरा हो गया। झो युआन ने उसे एक अंगूठा दिया। क्या चरित्र है, कोई सचमुच उसे अपमानित नहीं कर सकता। यात्रा के दौरान दो लोगों का समूह हंसा और बातचीत की। रास्ते में झो युआन को आसपास की धुंध से कई जानवरों की चीखें महसूस हो रही थी। एक के बाद एक दो आंखें उन्हें गुप्त रूप से देख रही थी। हालांकि ये जेनेसिस जानवर उन्हें रोकने के लिए खुद को प्रकट नहीं कर सके। झो युआन जानता था कि यह संभवतः लुलुओ के कारण था। हालांकि उसके पास ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ग्रेड 4 से नीचे के जानवरों के साथ संवाद किया जा सकता था और उन्हें आदेश दिया जा सकता था। इसलिए उनका मार्ग असाधारण रूप से सुचारू रहा। ये तब तक जारी रहा जब तक कि उन्होंने पर्वत श्रृंखला के गहरे क्षेत्र में कदम नहीं रखा और झो युआन के कदम धीरे धीरे रुक गए। उसने महसूस किया था कि कुछ दूरी पर एक क्रूर उपस्थिति उस स्थान पर मौजूद है, जैसे कि एक भारी और अशुभ दबाव लगातार स्पंदित हो रहा हो।
लुलुओ के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने कहा, वह ग्रेड 4 जेनेसिस जानवर है जो हमारा रास्ता रोक रहा है। बर्फ नीली जेनेसिस क्यूई उसके कंधे पर बैठे छोटे पक्षी से उभरने लगी। झो युआन की निगाहें उसके सामने की ओर मजबूती से टिकी हुई थी, जहां जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। अंत में उसने 1 दर्जन फीट लंबे बहुरंगी बाघ को, जिसकी पीठ पर 2 पंख थे, धीरे धीरे कोहरे से बाहर निकलते देखा। जानवर की क्रूर निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। पर्वत श्रृंखला का एक निश्चित क्षेत्र। जेन जू इत्मीनान से आगे बढ़ा, उसकी राख के रंग की आंखों में जीवन का कोई निशान नहीं दिख रहा था। वह एक चलते फिरते मृत व्यक्ति के समान था, उसके बर्फ जैसे ठंडे शरीर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। अचानक उसके बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा, जहां हल्के कोहरे के बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था। वर्तमान में उसकी एक शाखा पर एक आकृति बैठी हुई थी, सिर झुकाए हुए और उसे देख रही थी। वह मासूम दिखने वाले शिशु चेहरे वाला एक युवक था। उनकी मुस्कुराती हुई उपस्थिति की एक नजर ने ही एक अनुकूल प्रभाव डाला। हालांकि जेन जू ने उसे केवल लापरवाही से देखा। हे तुम कैसे हो? युवा जेन जू को देखकर मुस्कुराया। वहां नहीं था प्रतिक्रिया। युवक को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वह चमकते हुए मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, मैं डोंगक्सुआन महाद्वीप के जियांग कबीले से जियांग क्वान हूँ। जेन जू की आंखें आखिरकार घूम गईं। उन्होंने जियांग क्वान नाम के युवक की ओर घूर कर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम में से बहुत सारे डोंगक्सुआन चूहे अंदर घुस आए हैं। जियांग क्वान मुस्कुराया, आपको यम संप्रदाय से छोटा यम राजा होना चाहिए, है ना? मैं सेंट टैबलेट पर अपना नाम छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मुझे आपसे एक एहसान करने के लिए कहना होगा। कृपया मेरे हाथों मरो, ठीक है? अंतिम शब्द पर जियांग क्वान की नजर अचानक बर्फ जैसी हो गई। एक झटका के साथ जेन जू के पैरों के नीचे की जमीन अचानक ढह गई, क्योंकि 2 तेज नीले हिमलम के आकार के जेनेसिस क्यूई बिजली की तरह उसकी ओर टकराए। इस समय जेन जू की आकृति तुरंत हवा में उठ गई। ब्लू जेनेसिस क्यूई हवा को चीरते हुए आगे निकल गई, जिससे जेन जू की पिंडली पर 2 गहरे छेद हो गए। हालांकि छिद्रों से राख जैसी धूसर चमक आ रही थी, लेकिन उनमें से कोई रक्त नहीं बह रहा था। जेन जू की अभिव्यक्ति उदासीन रही, जैसे कि वह अपने पैर पर घाव को महसूस करने में असमर्थ हो, क्योंकि उसके हाथ ने अचानक हथियाने की हरकत की। भूरे काले जेनेसिस क्यूई ने छाया में एक वाइपर की तरह चुपचाप पीछे से जियांग क्वान की ओर झपटा, सीधे उसकी पीठ पर घातक बिंदु पर गोली मार दी। ब्लू जेनेसिस क्यूई एक भव्य समुद्र की तरह जियांग क्वान के पीछे उठ गया और गुप्त हमले को रोक दिया। भूरे काले क्यूई के भीतर मौजूद शव का जहर नीले जेनेसिस क्यूई के संपर्क में आते ही बिखर गया और बेअसर हो गया। जियांग क्वान मुस्कुराया, जैसी कि कैंगमांग महाद्वीप की एक शीर्ष स्तर की प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है। मुझे वास्तव में सतर्क रहना होगा। भूरे बाल जेनेसिस क्यूई ने जेन जू के पैरों के नीचे मंथन किया, जिससे वह हवा में उठ गया। उसकी राख के रंग की आंखें जियांग क्वान पर टिक गईं और उसने कहा, चूहा हमेशा चूहा ही रहेगा, केवल ये जानता है कि छिपकर हमला कैसे करना है। क्या आप भी वही नहीं हैं, जैसे ही हम मिले पहले से ही गुप्त रूप से हमले की तैयारी कर रहे थे? जियांग क्वान हंसा, हालांकि ऐसा लगता है कि आप में कुछ क्षमता है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ विशेष रूप से व्यर्थ नहीं आया हूँ। जियांग क्वान ने धीरे से अपना हाथ उठाया। एक पल में आश्चर्यजनक जेनेसिस क्यूई उसके शरीर से विस्फोटित हो गया। ब्लू जेनेसिस क्यूई उसके पीछे एक लहर की तरह उभरी, जिससे एक खतरनाक दबाव बना। मैंने सुना है कि आपने एक बार अल्फा ओरिजिन को मौत के घाट उतार दिया था। जियांग क्वान थोड़ा मुस्कुराया, क्या संयोग है, एक अल्फा ओरिजिन भी है जिसे मेरे द्वारा उसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। और आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उसे कैसा लगा। गड़गड़ाहट। हालांकि जेन जू के शब्द धुंधले होने से पहले ही गड़गड़ाती भूरी काली जेनेसिस क्यूई जेन जू के शरीर से निकल चुकी थी। एक सेकंड में जेनेसिस क्यूई भूरे काले रंग की अनगिनत धाराओं में बदल गई,
जो सभी दिशाओं से जियांग की ओर बढ़ते हुए आकाश को भरती हुई प्रतीत हुई। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। टकरा जाना। जियांग की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ नीली जेनेसिस क्यूई 1,00,000 पाउंड वजन वाली लहर की तरह आगे बढ़ी, जो अनगिनत भूरे काले धाराओं के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बूम! दोनों की पूरी शक्ति ने तबाही की एक लहर पैदा कर दी, जिससे जमीन तुरंत ढह गई। जियांग ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया और उसकी ठंडी आवाज जंगल में गूंज उठी। आज के बाद, आपके कैंगमांग महाद्वीप की सर्वोच्च स्तर की गौरवान्वित प्रतिभाएं हमारे डोंगक्सुआन महाद्वीप के लिए आधारशिला बन जाएंगी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 166 छुयंग बूम। जेनेसिस क्यूई की उन्मादी लहर ने आसपास के जंगल को तबाह कर दिया। एक के बाद एक ऊंचे ऊंचे पेड़ उनकी कमर पर टूट गए, जबकि जमीन पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें बढ़ गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जेनेसिस क्यूई के ऊपर केंद्र पर एक विशाल बहुरंगी पंखों वाला बाग दहाड़ता है। इसके ऊपर एक विशाल बर्फ नीले पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे बर्फ जैसी ठंडी जेनेसिस क्यूई नीचे की ओर बहने लगी, जिसने जमीन को बर्फ की परत से ढक दिया। बाघ ने अपना मुंह खोला और हिंसक जेनेसिस क्यूई बाढ़ की तरह बाहर निकली, जो बर्फीले जेनेसिस क्यूई से टकरा रही थी। दो टाइटन्स के बीच की लड़ाई को पहाड़ों को हिला देने वाला कहा जा सकता है। झो युआन और लुलुओ पास में लड़ाई देख रहे थे। लिटिल फ्रॉस्ट नामक बर्फ पक्षी लुलुओ में भी स्पष्ट रूप से ग्रेड 4 की ताकत थी, जो बहुरंगी बाघ से नहीं हारती थी। हालांकि इस बाघ के पास थोड़ी भी हेवन जेनेसिस तकनीक नहीं है। ऐसा लगता है कि सभी ग्रेड 4 जेनेसिस जानवरों के पास ये तकनीक नहीं है। झो युआन लड़ाई को देखते हुए चुपचाप अपने आप में बुदबुदा रहा था। जब लुलुओ ने देखा कि दोनों जानवर गतिरोध में हैं, तो उसने अपना मुंह खोला और कहा, झो युआन, मैं लिटिल फ्रॉस्ट की मदद करने जा रही हूँ। निगरानी रखने में मेरी मदद करें। ये सुनकर झो युआन ने सिर हिलाया। लुलुओ के पैर की उंगलियां जमीन से ऊपर उठ गईं, उसका खूबसूरत शरीर हवा में उछल गया और बर्फ के पक्षी पर जा गिरा। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और पक्षी के शरीर पर दबाया। जैसे ही पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उठा, उसकी आंखों में एक उत्साही रोशनी चमकने लगी। जेनेसिस क्यूई फुसफुसाते हुए आगे बढ़ी, अनगिनत बर्फ के पंखों में तब्दील हो गई। बर्फ के पंख बिना किसी बराबर के नुकीले और बेहद ठंडे थे। स्विश! जैसे ही वे नीचे उतरे, बर्फ के पंख आकाश को अवरुद्ध कर रहे थे। बाघ ने अपना सिर उठाया और दहाड़ते हुए एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग पैदा की। ध्वनि तरंग अपने जेनेसिस क्यूई में विलीन हो गई, जो फैलते हुए नग्न आंखों को दिखाई दे रही थी और अपने रास्ते में किसी भी बर्फ के पंख को चकनाचूर कर रही थी। ये बाघ काफी कठिन प्रतिद्वंद्वी है। कुछ दूर से देखने पर झो युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। जानवर द्वारा प्रदर्शित ताकत उल्लेखनीय थी, लेकिन लुलुओ भी बहुत मजबूत है, जैसी कि शीर्ष स्तर की प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है। झो युआन के चेहरे पर विचार का भाव प्रकट हुआ। लुलुओ की ताकत संभवतः पहले से ही अर्ध अल्फा उत्पत्ति स्तर तक पहुंच गई थी, और केवल आधे कदम ने उसे वास्तविक अल्फा उत्पत्ति से अलग कर दिया था। इसके अलावा झो युआन बता सकता है कि जब लुलुओ और लिटिल फ्रॉस्ट संपर्क में आए, तो दोनों एक साथ मिल गए। बर्फ पक्षी के हमलों ने जीवंतता और तरलता प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जेनेसिस तकनीक से समान तरंगे भी छोड़ना शुरू कर दिया था। बिखरे हुए बर्फ के पंख। झो युआन ने युद्ध के मैदान को देखा। बाघ द्वारा तोड़ दिए गए पंख लगभग अज्ञात धूल में बदल गए थे। धूल हवा में तैर रही थी और अनजाने में बाघ के शरीर में प्रवेश कर रही थी। क्या जबरदस्त रणनीति है! विश्वास नहीं हो रहा कि वह चीजों को इस स्तर तक ले जाने में सक्षम है। झो युआन का दिल सदमे से भर गया। पिछला बर्फ पंख वाला बमबारी केवल एक छलावा था। लुलुओ का असली उद्देश्य बर्फ की धूल के अस्तित्व को छिपाना था, वह धूल जिसमें अत्यधिक ठंडी क्यूई होती थी।
यदि झो युआन की आत्मा अग्रिम ब्रह्म चरण तक नहीं पहुंची होती जिसने उसे आश्चर्यजनक रूप से तीव्र इंद्रियां दी, तो वह संभवतः उस धूल की खोज करने में असमर्थ होता जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। बाघ हारने वाला है, झो युआन ने अपने दिल में टिप्पणी की। निश्चित रूप से चीजें वैसी ही हुई जैसी झो युआन ने उम्मीद की थी। बाघ से अनजान, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसकी गति कम होने लगी, जबकि उसके फर पर ठंड की एक हल्की परत दिखाई देने लगी। एक निश्चित क्षण में लुलुओ की आंखें कठोर हो गईं, जैसे ही उसका मुंह खुला, बर्फ नीली जेनेसिस किवी की एक गेंद बाहर निकली। जैसे ही ठंडी किवी बाहर निकली, लिटिल फ्रॉस्ट ने भी अपनी चोंच खोली, जो एक बर्फीली आंधी में बदल गई जो अचानक पूरे क्षेत्र में फैल गई। बर्फीली हवाएं तेजी से चल रही थी, जिससे जमीन तुरंत जम गई। जैसे ही बाघ अपनी जेनेसिस किवी को अवरुद्ध करने के लिए प्रसारित करने वाला था, उसका शरीर अचानक कठोर हो गया क्योंकि अंदर की ठंडी किवी अचानक फट गई। कुछ ही सांसों की छोटी सी अवधि में विशाल बहुरंगी बाघ बर्फ की मूर्ति जैसी जीवंत मूर्ति में बदल गया था। ओह, बहुत थका देने वाला। लुलुओ के कंधे झुक गए, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। पहले की लड़ाई आसान लग सकती थी, लेकिन दिन के अंत में बाघ अभी भी ग्रेट 4 जेनेसिस जानवर था, जिसकी शक्ति तुलनीय थी अल्फा उत्पत्ति। आश्चर्यजनक, आपने वास्तव में ग्रेट 4 जेनेसिस बीस्ट का एकल प्रदर्शन किया है। झो युआन ने लुलुओ को थम्स अप दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी को ग्रेट 4 जेनेसिस बीस्ट से अकेले मुकाबला करते देखा था, और जीत भी गया था। लुलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा आदमी कुछ ज्यादा ही मूर्ख था। उसने मेरी बर्फ की आत्मा की धूल को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। यदि यह एक सामान्य अल्फा ओरिजिन अभ्यासी होता, तो यह इतना आसान नहीं होता। वह लिटिल फ्रॉस्ट की पीठ से कूद गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए जमे हुए विशाल बाघ के सामने पहुंच गई। एक हल्की सी दस्तक के साथ बर्फ की मूर्ति टूट गई और जमीन पर केवल बर्फ के टुकड़े बिखरे रह गए। सफेद जेनेसिस किवी उठी और हवा में एकत्रित होकर एक सफेद जेनेसिस किवी मनका बन गई। लुलुओ का हाथ जेनेसिस किवी मनका को पकड़ने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ा, हालांकि जैसे ही उसने उसे छुआ, झो युआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह चिल्लाया, सावधान। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकला, अचानक उनके पीछे जंगल से लाल रंग की एक किरण निकली, क्रूर और क्रूर, जो अवर्णनीय गति से लुलुओ की पीठ पर घातक स्थान की ओर चली गई। उस दूसरे क्षण में हवा में एक लहर देखी जा सकती थी। लुलुओ को भी उस अचानक बल का एहसास हुआ जो उसकी ओर बढ़ रहा था, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अनैच्छिक रूप से बदल गई। हालांकि उसने अभी अभी अपनी सुरक्षा में ढील दी है, और उसके पास अपनी जेनेसिस किवी प्रसारित करने का समय नहीं होगा। हमलावर ने सबसे सही समय चुना था। पचला लाल रंग की रोशनी बिजली की चमक की तरह आ गई। हालांकि जैसे ही ये लुलुओ से टकराने वाला था, झो युआन का शरीर तेजी से नीचे आ गिरा। उसने खुद को एक झपटते हुए बाघ की तरह आगे फेंक दिया और उसने लुलुओ को पकड़ लिया और जमीन पर गिर गया। रुकने से पहले वे कई बार गिरे। झो युआन ने शुरू से अंत तक अपने शरीर को अपने शरीर से ढक लिया। बूम! लाल रंग की रोशनी अब खाली जमीन पर गिरी, जिससे उत्कट जेनेसिस किवी की लहर फैल गई। जमीन फट गई थी, उबलती गर्मी चट्टानों को भी पिघला रही थी। गर्मी की लहर ने झो युआन के कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा जला दिया, जिससे उसकी त्वचा पर एक चुभने वाला दर्द हो गया। जब उसने पीले लुलुओं को देखा तो उसने भौहें चढ़ा ली और पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? लुलुओ अभी भी कुछ हद तक घबराई हुई स्थिति में थी, लेकिन लार का एक कौर निगलने के बाद उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। झो युआन लुलुओ को अपने पैरों पर खींचते हुए खड़ा हो गया, इससे पहले कि उसकी गहरी नजर उनके पीछे घने जंगल की ओर चली गई। बाहर आओ, तुम डरपोक गंदी चीज हो। लुलुओ की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थी, उसके दांत आपस में कसकर भींच गए थे और वह झो युआन की ही दिशा में घूर रही थी। यदि उसने पहले की तरह त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो गुप्त हमला संभवतः सफल हो गया होता। ऑडियो बुक 108 पर फिन न्यू अपडेट लुलुओ ने गुस्से में आदेश दिया, लिटिल फ्रॉस्ट, जाओ और उसे पकड़ लो।
लिटिल फ्रॉस्ट ने गुस्से में रोना जारी किया। ठंडी हवा के झोंके के साथ उसके पंख अचानक फड़फड़ाने लगे। वह जिस भी पेड़ के संपर्क में आता वह तुरंत बर्फ में बदल जाता। हे, कितनी हिंसक छोटी लड़की है। जब ठंडी हवा गुजरी तो लाल रंग की रोशनी अचानक जलती हुई लपटों की तरह फूट पड़ी, जिससे हमला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई अलग हो गई, जिससे जो युआन और लुलुओ को एक सुंदर आकृति को सुरुचिपूर्ण ढंग से देखने और धीरे धीरे भीतर से बाहर निकलने की अनुमति मिली। जब वह पास आए तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह एक बेहद सुंदर लड़की थी। उसके बाल आग की तरह लाल थे। आप कौन हैं? झो युआन की भौहें सिकुड़ गईं। वे स्पष्ट रूप से इस लाल बालों वाली लड़की को नहीं जानते थे। झो युआन का सवाल सुनकर लाल बालों वाली लड़की एक सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हुए हल्की सी मुस्कुराई। हालांकि उसकी मुस्कान में बहुत गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक सिहरन पैदा करने वाली उदासी थी। झू यंग, डोंगक्सुआन महाद्वीप, झू कबीला। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 167 झू यंग से युद्ध। झू यंग, डोंगक्सुआन महाद्वीप। झो युआन और लुलुओ की अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी बदल गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन ने झू यंग नाम की लाल बालों वाली लड़की को घूरकर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपका डोंगक्सुआन महाद्वीप लंबे समय से हमारे कैंगमांग महाद्वीप के सेंट रेमेंस डोमेन पर नजर रख रहा है। दूसरे पक्ष का समय त्रुटिहीन था। जैसे ही यह खुला, किसी अज्ञात विधि के माध्यम से गुप्त रूप से सेंट रेमेंस डोमेन में घुस गया। इसका मतलब साफ है कि वे इस ऑपरेशन की योजना काफी समय से बना रहे थे। हम, डोंगक्सुआन चूहा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जब वह झू यंग को घूर रही थी तो लुलुओ का चेहरा काफी मैत्रीपूर्ण नहीं था। निश्चित रूप से सेंट टैबलेट पर मेरा नाम छोड़ना। झू यंग धीरे से मुस्कुराए। आपका कैंगमांग महाद्वीप में शीर्ष स्तर की कई अच्छी प्रतिभाएं नहीं हैं, इसलिए मेरे पास आपको ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे जैसे। लिटिल फ्रॉस्ट, जाओ उसे गड़बड़ करो। लुलुओ ने बर्फीली हंसी छोड़ी। वह स्पष्ट रूप से लाल बालों वाली लड़की की पिछली हरकतों से क्रोधित थी और अब बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लिटिल फ्रॉस्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे तुरंत बर्फीली जेनेसिस क्यूई उसकी ओर इकट्ठा हो गई। यह एक प्रभावशाली दृश्य था, यहाँ तक कि हवा भी अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल में जमने लगी। स्विश! लिटिल फ्रॉस्ट ठंडी रोशनी की एक चमक में बदल गया जो आश्चर्यजनक गति से झू यंग की ओर चला गया। झू यंग के लाल होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसके पैर का सिरा जमीन से ऊपर उठ रहा था और उसका शरीर हवा में उठ गया था। इसी बीच लाल रंग की रोशनी उसकी आस्तीन से आग में लिपटे अजगर की तरह निकली। पचला! लाल रंग की रोशनी लिटिल फ्रॉस्ट के चारों ओर लपेटते हुए उतरी। यह एक लंबा उग्र लाल कोड़ा निकला जो आग से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इसने लिटिल फ्रॉस्ट को मजबूती से बांध रखा था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, पक्षी मुक्त होने में असमर्थ था। हे, तुम्हें मेरा स्कारलेट फ्लेम बीस्ट बाइंडिंग व्हिप कैसा लगा? झू यंग हंसी। लिटिल फ्रॉस्ट, लुलुओ बहुत चिंतित था। जाहिर तौर पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झू यंग के पास जेनेसिस बीस्ट्स को नियंत्रित करने का कोई साधन होगा। अप्रस्तुत लिटिल फ्रॉस्ट को बांधने के लिए बस एक ही कदम काफी था। ज्वाला शैतान सील। झू यंग समझ गई कि वह एक दुर्जय दुश्मन को कोई मौका नहीं दे सकती। लिटिल फ्रॉस्ट को फंसाने के बाद वह एक झटके में लुलुओ के सामने आ गई और अपने हाथ से एक सील बनाते हुए उसे लुलुओ की ओर भेजा। बूम! स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई फुसफुसाते हुए आगे बढ़ी, जो जलती हुई मुट्ठी में तब्दील होती दिख रही थी। जैसे ही यह हिंसक, जबरदस्त शक्ति के साथ लुलुओ की ओर तेजी से बढ़ा, ज्वाला शैतानों की चीखें भीतर से गूंज उठी। लुलुओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने दांत पीस लिए। जेनेसिस क्यूई एक भेदी फुसफुसाहट के साथ ऊपर उठी। टकराना! दोनों में सीधी भिड़ंत हो गई। झू यंग बड़ी चतुराई से पीछे की ओर चली गई, जिसके कारण लुलुओ बुरी तरह हिल गई। खुद को स्थिर करने से पहले कई कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई।
उसका चमकीला और साफ चेहरा लाल हो गया था। उसके शरीर में क्यूई और खून स्पष्ट रूप से अनियंत्रित रूप से मंथन कर रहा था। चचिच, आप उस जेनेसिस बीस्ट के बिना बस ऐसे ही प्रतीत होते हैं। झू यंग ने सुखद ध्वनि वाली हंसी छोड़ी। लुलुओ का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसके पास कई कौशल और तकनीकें थी, लेकिन उन सभी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जारी करने के लिए जेनेसिस बीस्ट के सहयोग की आवश्यकता थी। हालांकि अपनी गलती के कारण लिटिल फ्रॉस्ट लड़ाई की शुरुआत में ही फंस गई थी। यदि आपके पास बस इतना ही है, तो आज आपके कैंगमांग महाद्वीप में एक कम शीर्ष स्तर की प्रतिभा होगी। झू यंग अफसोस के साथ आह भरती दिख रही थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान असाधारण रूप से ठंडी थी। स्विश, उसका शरीर एक बार फिर आगे की ओर बढ़ गया। लाल लाल जेनेसिस क्यूई उसके शरीर से ज्वालामुखी की तरह फूट रही थी। गर्मी की तेज लहर के कारण एक के बाद एक पेड़ आग की लपटों में घिरने लगे। जब वह लुलुओं की ओर बढ़ी तो वह आग के अवतार की तरह थी। उसकी उंगलियां ठंडी अमानवीय रोशनी के साथ टिमटिमा रही थीं और साथ ही साथ अतुलनीय रूप से गर्म भी थीं। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? झू यंग की दबंगई के कारण लुलुओं का गुस्सा भड़क गया। जैसे ही उसकी जेनेसिस क्यूई में हलचल होने लगी, उसने अपने दांत पीस लिए। इस महिला के साथ पूरे रास्ते जाने का इरादा रखती थी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, एक आकृति ने उसे सामने से रोक दिया। उसने पलटकर देखा तो दंग रह गई। झो युआन, उसने तुरंत झट से कहा, जल्दी निकलो, उस पागल औरत से निपटना बहुत मुश्किल है। हालांकि वह जानती थी कि झो युआन ने हेवन गेट चरण में कदम रखा था, वह आखिरकार प्रारंभिक स्तर पर ही था, जबकि झू यंग के पास संभवतः हर धल्फा उत्पत्ति की ताकत थी, ताकत जो ज्योतियानिक सुआन से भी अधिक थी। झो युआन के लिए उसका मैच बनना स्पष्ट रूप से असंभव था। झो युआन ने अपना हाथ लहराया। आप लिटिल फ्रॉस्ट को मुक्त करने का कोई रास्ता खोजें, मुझे इस महिला से निपटने दीजिए। लिटिल फ्रॉस्ट की सहायता के बिना ऐसी कई तकनीकें थीं जिनका लुलुओ उपयोग करने में असमर्थ था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह झू यंग की बराबरी की नहीं होगी। आप, लुलुओ कुछ झिझक रहा था। हे, क्या आप सभी कैंगमांग लोग इतने अहंकारी हैं? ये सोचना कि मात्र प्रारंभिक स्वर्ग द्वार मुझे बाधित करने का साहस करता है। झू यंग इस दृश्य से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों के भीतर टिमटिमाती रोशनी उपहास से भरी थी। चूंकि आप नायक की भूमिका निभाना चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। झू किंग मजाकिया अंदाज में हंसे। लाल रंग की रोशनी घूम गई उसके शरीर के चारों ओर, उसके लाल बाल नाच रहे थे, जिससे वह एक ज्वाला शैतान की तरह दिख रही थी। इससे पहले कि वह एक मुक्का मारती, उसके हाथ कसकर भींच गए। टकराना, हवा में विस्फोट हो गया, जबकि तेज हवाओं ने उसके पैरों के नीचे की जमीन पर गहरे निशान बना दिए। ये पंच आसानी से एक एडवांस हेवन गेट स्टेज प्रैक्टिशनर में छेद कर सकता है। झो युआन की आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने क्रूर हमले को तेजी से आते देखा था, बल्कि तीव्र उत्तेजना की लहर थी। अर्धल्फा उत्पत्ति हुआ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितना मजबूत है। जादुई अजगर तराजू। झो युआन की पांचों उंगलियां भी मुट्ठी में बंध गईं। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई अपने क्यूई आवाज से बाहर निकली और अपने शरीर को ढक लिया, जबकि उसके हाथ की सतह पर सुनहरे जादुई पायथन स्केल दिखाई दिए। ग्रेड 3 जेनेसिस रून, ब्लैक गोल्ड हैंड रून। जैसे ही झो युआन ने अपने दिल में चिल्लाया, उसकी स्केल से ढकी मुट्ठी पर एक काली चमक दिखाई दी, जो अजेयता की आभा दे रही थी। नवीनतम अपडेट के लिए ऑडियो बुक्स 108 COM पर जाएं। झो युआन की आकृति एक छोड़े गए तीर के समान थी, जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। जरा सी भी हिचकिचाहट के बिना एक मुक्का मारा गया, जो सीधे झू यंग की गेंद पर जा लगा। लापरवाह मूर्ख, झू यंग ने मजाक उड़ाया। ये पहली बार था जब उसने किसी शुरुआती हेवन गेट अभ्यासी को सीधे उससे भिड़ने का साहस करते देखा था। झो युआन, लुलुओ मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी आंखें ढंक लीं। ड्रैगन टैबलेट हाथ, आकाश तोड़ो।
प्रभाव के तुरंत बाद झो युआन की मुट्ठी धीमी और भारी लग रही थी क्योंकि बिजली बाहर की ओर तरंगित हो रही थी, हवा हिल रही थी और जमीन में दरार पड़ रही थी। इस पंच की शक्ति को न केवल जेनेसिस क्यूई द्वारा बढ़ाया गया था, बल्कि गोल्डन मैजिकल पायथन स्केल्स और ग्रेट 3 ब्लैक गोल्ड हैंड रून द्वारा भी बढ़ाया गया था। इसकी शक्ति चरम सीमा तक प्रचंड थी। बूम! भयानक भयानक शक्ति से युक्त दो मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं। एक दबी हुई लहर ने आसपास को भर दिया। तबाही की लहर फैलने से पहले दुनिया एक पल के लिए खामोश हो गई थी। आसपास की जमीन इंच दर इंच उखड़ने लगी। चट्टानें टुकड़े टुकड़े हो गईं, जबकि एक के बाद एक पेड़ टुकड़ों में बंट गए, जिससे आकाश भर गया। अब पूरी जगह पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। लुलुओं ने संघर्ष स्थल की ओर देखा। केवल झो युआन और लुलुओं के आंकड़े 1 दर्जन कदम पीछे की ओर जाते हुए देखे। झू यंग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। लुलुओं की नजर लुलुओं पर पड़ी। उसके हाथ पर एक बड़ी चोट का पता चला, जबकि उसकी उंगलियों से ताजा खून टपक रहा था। इसकी तुलना में झो युआन की मुट्ठी के कई सुनहरे तराजू टूट गए थे, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। ये स्पष्ट था कि झो युआन ने पहले के आदान प्रदान में बढ़त हासिल कर ली थी। लुलुओ इतनी सदमे में थी कि उसका छोटा सा मुंह खुला रह गया। जैसे जैसे सुनहरे तराजू पीछे हटते गए, झो युआन की उंगलियां धीरे धीरे शिथिल हो गईं। उसने अपनी निगाहें उठाईं और गंभीर चेहरे वाली झू यंग की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आप एक अर्धअल्फा उत्पत्ति हैं, अगर हम कठोरता के बारे में बात करें तो आप मेरे जितने कठोर नहीं हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 168। एक बार फिर मिलना एक उजड़े हुए जंगल में। झो युआन ने धीरे से अपनी मुट्ठी ढीली की। उनका प्रतिद्वंद्वी अपने पिछले मुकाबले में जरा भी बढ़त हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जाहिर है, जब झो युआन ने गोल्डन जादुई पायथन स्केल और ग्रेड 3 ब्लैक गोल्ड हैंड रून को सक्रिय किया, तो उसे अर्धअल्फा ओरिजिन का सामना करने की शक्ति प्राप्त हुई। अरे, ठीक से लड़ो, अश्लील गुंडा बनना बंद करो। जब झो युआन गुप्त रूप से खुद से प्रसन्न हो रहा था, अचानक पीछे से लुलुओं की आवाज सुनाई दी। झो युआन स्तब्ध था। उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी जब उसने शर्माते हुए लुलुओं की ओर देखा, जो इस समय उसे घूर रहा था। आह! लाल चेहरे वाली लुलुओं ने गंभीरता से कहा, दूसरी पार्टी एक लड़की है, वह आपसे कठोरता की तुलना कैसे कर सकती है? झो युआन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो, जब तक कि उसका बाहरी हिस्सा जलकर काला नहीं हो गया और उसके अंदर का हिस्सा कीचड़ में बदल गया। उसके चेहरे पर हरे और सफेद रंग आपस में जुड़े हुए थे। वह स्तब्ध होकर लुलुओं को घूर रहा था। काफी देर बाद आखिरकार उसका गुस्सा उसकी शर्मिंदगी पर हावी हो गया और वह चिल्लाया, चुप रहो। वह स्पष्ट रूप से उनकी मुट्ठियों की कठोरता के बारे में बात कर रहा था। लुलुओं ने अब तक चीजों को कैसे घुमा दिया था। लुलुओं ने उसकी तरह एक अजीब चेहरा बनाया। वह तो अभद्र था ही, उसे इतना उग्र होने की क्या जरूरत थी। पास में झू यंग ने भी लुलुओं के शब्दों को सुना था, जिससे तुरंत उसका पहले से ही बदसूरत चेहरा और भी अधिक मुड़ गया, जबकि वह हक्का हुआ सीना क्रोध से फूल उठा मानो फटने ही वाला हो। कमीने, मैं निश्चित रूप से आज तुम्हें मार रहा हूँ। झू यंग की चीख सफेद गर्म गुस्से से कांप रही थी। बूम! लाल रंग की जेनेसिस क्यूई उसके शरीर से प्रचंड आग की लपटों की तरह निकली। नीचे की जमीन पिघलने लगी, जिससे बेहद भयानक गर्मी निकलने लगी। स्कारलेट डेविल हैंड। झू यंग के एक विचार के साथ जेनेसिस क्यूई जैसी लाल लाल लौ एक विशाल ज्वलंत हाथ में बदल गई, जो बुरी तरह से झो युआन पर झपट पड़ी। झो युआन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई उसके सिर के ऊपर से निकलकर एक गुंबद बन गई। बूम बूम! धधकते हाथ ने अपना क्रूर प्रहार जारी रखा, जिससे गहरे सोने का जेनेसिस क्यूई गुंबद लगातार कांपने लगा। हालांकि बाद वाला तरंगित होता रहा, अंततः ये सहन करने में सक्षम था और ज्वलंत हाथ से नहीं टूटा। लगभग 1 दर्जन प्रहारों के बाद झू यंग धीरे धीरे शांत हो गई। गंभीरता का एक टुकड़ा उसकी आंखों में प्रवेश कर गया।
पिछले आदान प्रदान ने उसे पहले ही बता दिया था कि हेवन गेट की यह प्रारंभिक युवावस्था बिल्कुल भी सरल नहीं थी। उत्तरार्ध की जेनेसिस क्यूई प्रचुर मात्रा में और केंद्रित थी, जो प्रारंभिक हेवन गेट चरण से कहीं अधिक थी। वास्तव में यह उन्नत हेवन गेट चरण के तुलनीय था। इसके अलावा गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई निश्चित रूप से बेहद उच्च श्रेणी की थी, इसलिए जेनेसिस क्यूई की इस तरह की सीधी टक्कर में भी ये लड़खड़ाती नहीं दिख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं, झू यंग, तुम्हारी तरह हेवन गेट स्टेज भी नहीं संभाल सकता। झू यंग का गुस्सा फिर से भड़क गया था। उसके हाथ को पकड़ने से उसके भीतर एक उग्र लाल पंखा दिखाई दिया। पंखे की सतह आग जैसी आकृतियों से भरी हुई थी और हर पंख प्रचंड लेप्टों से जल रहा था, जो स्पष्ट रूप से एक प्रकार के अग्नि प्रकार के उड़ने वाले जानवर से प्राप्त किया गया था। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर सभी नए कैप्टो मेरा 5 बट्स ब्लेज फैन आजमाएं। जैसे ही पंखा जलने लगा, झू यंग का हाथ झटक गया, जिससे उग्र लाल जेनेसिस क्यूई की एक विशाल लहर निकली। जेनेसिस क्यूई शानदार आग की लपटों में तब्दील हो गई, जो झो युआन पर बमबारी करते हुए आग की बारिश की तरह आकाश को ढकने लगी। आग की प्रत्येक बूंद में अस्थिर तरंगे छिपी हुई थी, जो संपर्क में आने पर विस्फोट कर देती थी और एक विशाल विनाशकारी शक्ति छोड़ती थी। जैसे ही उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश बढ़ने लगा, आग की बारिश ने झो युआन को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी बाह के एक झटके से बर्फ जैसे सफेद बाल बाहर की ओर बढ़ गए और उसके चारों ओर बुनकर एक ढाल बन गए। टकराना, आग की बारिश बालों से बनी ढाल से टकराए, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास की हवा भी भस्म हो गई। विस्फोट कुछ देर के लिए हुआ, जिससे बर्फ जैसे सफेद बाल चमकदार लाल हो गए। हालांकि जैसे ही बाल वापस आए, ब्रश की नोक हिल गई और तेजी से अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। हालांकि वर्तमान हेवनली युआन ब्रश केवल एक ब्लैक जेनेसिस हथियार था, जिन सामग्रियों से इसे बनाया गया था वे बेहद अद्भुत थे। इसलिए ब्रश के बालों को जलाना असंभव था। आग की बारिश को रोकने के बाद झो युआन ने विनम्रतापूर्वक अपने प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल का इंतजार नहीं किया। उसका शरीर तेजी से उछला, बर्फ सफेद बाल एक बार फिर कमल की कली का आकार ले रहे थे, बिजली की तरह तेजी से झू यंग की ओर बढ़ रहे थे। डंग बजना, झू यंग के पंखे की सतह क्षैतिज रूप से अवरुद्ध हो गई, क्योंकि उसके होंठ अलग हो गए, जिससे झो युआन के चेहरे पर उग्रलाल जेनेसिस क्यूई की एक गेंद निकल गई। आग के गोले को रोकते हुए गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई झो युआन की नाक से बाहर निकली। बचती है। दोनों के बीच आदान प्रदान बिजली की तेजी से हो रहा था। ब्रश की नोक और पंखे का किनारा बार बार धातु की झनकार के साथ मिल रहा था और चिंगारी फूट रही थी। दोनों व्यक्तियों का प्रत्येक हमला क्रूर था, लेकिन प्रत्येक को दूसरे पक्ष ने रोक दिया था। जब दोनों युद्ध में उलझे हुए थे, लुलुओ फंसे हुए लिटिल फ्रॉस्ट के पास पहुंची। उसका छोटा सा हाथ लिटिल फ्रॉस्ट के शरीर से आश्चर्यजनक ठंडी क्यूई के रूप में बाहर निकला, जो उग्रलाल चाबुक पर हमला कर रहा था। लुलुओ ने दांत पीसते हुए कहा, पागल औरत, लिटिल फ्रॉस्ट को मुक्त करने के बाद मैं तुम्हें अपनी अद्भुतता दिखाऊंगा। झू यंग ने लुलुओ की हरकतों को भांप लिया, जिससे लुलुओ की भौहें सिकुड़ गईं और उसके भीतर झुंझलाहट बढ़ गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह झो युआन से आसानी से निपट सकेगी। कौन सोच सकता था कि वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा बना देगा कि वह खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ हो जाएगी। यदि लुलुओ बर्फ पक्षी को मुक्त करने में कामयाब रहा, तो उनकी संयुक्त शक्ति के बढ़ने से झू यंग का पक्ष खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। मुझे जरूरत है इस लड़के को खत्म करने के लिए। उसकी आंखों में एक दृढ़ और निर्मम दृष्टि तैर गई। इसके तुरंत बाद उसकी आकृति अचानक पीछे हट गई। उसने उग्र लाल पंख वाले पंखे को कसकर पकड़ लिया और उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। लिटिल हेवन जेनेसिस तकनीक 5 बट्स फायर। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और सार रक्त उगल दिया, जो एक शक्तिशाली झटका देने से पहले पंखे पर गिरा। खड़खड़ाहट, लाल लाल लपटें उठी, जो आग के गोले में तब्दील हो गईं। आग के गोले के ऊपर
5 पक्षियों को हवा में नाचते हुए देखा जा सकता था। एक आश्चर्यजनक गर्मी की लहर के रूप में प्रकाश की किरणें भी इसके चारों ओर बहने लगी। आग के गोले की उपस्थिति ने पूरे जंगल को चिलचिलाती गर्मी की आभा में स्नान करा दिया, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह किसी भी क्षण आग की लपटों में घिर जाएगा। झोउ युआन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। आग का गोला अत्यधिक विनाशकारी शक्ति के एक अस्थिर संपीड़ित द्रव्यमान के समान था। आइए स्वर्ग गेट चरण का उल्लेख न करें, यहाँ तक कि एक अर्ध अल्फा उत्पत्ति भी इसकी चपेट में आने पर तुरंत जलकर राख हो जाएगी। झू यंग वास्तव में क्षमतावान व्यक्ति थी। लुलुओं ने भी गड़बड़ी को महसूस किया और जल्दी से चिल्लाया, झोउ युआन, जल्दी से पीछे हटो। ये थोड़ी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक है, इसकी शक्ति पागलपन भरी है। झोउ युआन हिले नहीं। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसके पैरों के नीचे जेनेसिस क्यूई ने उसे हवा में उठा दिया। जैसे ही उसकी हथेली से अचानक बिजली चमकी, 5 उंगलियां बाहर की ओर फैल गईं। आपको मेरी छोटी स्वर्ग उत्पत्ति तकनीक का भी स्वाद लेना चाहिए। झोउ युआन की आंखों में युद्ध की वासना उमड़ पड़ी। ये पहली बार था जब वह इस तकनीक को सीखने के बाद उसका उपयोग करने जा रहा था, जिससे उसे इस बात में बहुत रुचि हो गई कि यह कितनी शक्तिशाली होगी। पचला। झोउ युआन की हथेली पर हवा और बिजली जमा हो गई। जेनेसिस क्यूई ने 1 दर्जन सांसें ली और उसके हाथ में कई इंच चौड़ी हरी काली बिजली की गेंद दिखाई दी। महान हवा और गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। झोउ युआन का हाथ फड़फड़ाया और हरी काली बिजली की गेंद गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ी। अगले ही पल आग और बिजली का गोला टकराया। बूम! ऊर्जा का एक अवर्णनीय तूफान उमड़ पड़ा। हवा, आग और बिजली दोनों से कड़कड़ा रही थी। 100 फीट के दायरे में जंगल बंजर भूमि में बदल गया था, जबकि जमीन झुलसकर काली हो गई थी। झू यंग की आकृति दिखाई दी। उसका वर्तमान स्वरूप काफी दयनीय था। वह पहले हमले के बाद फंस गई थी। उसके शरीर में क्यूई और खून को झकझोर देने वाली उग्र शॉकवेव्स के कारण उसके मुंह के कोने पर खून का निशान दिखाई देने लगा था। उसे इसके साथ मर जाना चाहिए, है ना? झू यंग ने सामने की ओर देखते हुए अपने दांत पीस लिए। धूल धीरे धीरे जम गई। हालांकि झू यंग का चेहरा एक बार फिर बदसूरत हो गया। झोउ युआन की आकृति मौके से हिली नहीं, हालांकि उसके सामने एक कछुए के खोल जैसा प्रकाश की ढाल दिखाई दी थी। ये वह प्रकाश ढाल थी जिसने झटके के खिलाफ झोउ युआन की रक्षा की थी। अच्छा चल रहा है झोउ युआन, लुलुओं ने पास आकर खुशी मनाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो झोउ युआन की ताकत इस स्तर तक बढ़ जाएगी। झू यंग की ताकत निश्चित रूप से उससे कम नहीं थी, फिर भी पूर्व लड़ाई में कोई लाभ उठाने में असमर्थ था। ये स्पष्ट था कि सेंट रेमेंस डोमेन में प्रवेश करने के बाद से झोउ युआन बहुत तेजी से विकसित हुआ था। झू यंग ने गुस्से में अपने दांत काट लिए। इस प्रक्रिया में वे लगभग टूट ही गए। उसने भौहें ऊपर उठाते हुए झोउ युआन को देखा और बुदबुदाया, झोउ युआन। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये नाम काफी परिचित है। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसे याद आया, तो आप वो हुआंग के नश्वर दुश्मन हैं, वह झोउ युआन। झू यंग ने बर्फीली हंसी निकाली। तो तुम यही थे? अच्छा, तुम्हारा दुश्मन भी यही है। मैं उसे तुम्हारे साथ खेलने के लिए बुलाऊंगा। जैसे ही अंतिम शब्द उसके मुंह से निकला, उसने अपना हाथ लहराया जैसे आग का गोला आकाश में उड़ गया। गेंद फट गई, जिससे एक अजीब सी हलचल हुई। जब झोउ युआन ने ये देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो हुआंग भी यहाँ था। झू यंग द्वारा अपना संकेत भेजने के कुछ देर बाद झोउ युआन ने तेजी से उनकी ओर आ रही हवा की आवाज सुनी। अंत में उसने देखा कि दूर तक कोहरा छा रहा है और 2 आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। उनमें से एक ने सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। ये वो हुआंग था। दूसरे ने काले कपड़े पहने हुए थे और यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी गहरे काले भंवर थे जो एक अवर्णनीय अजीब एहसास दे रहे थे। वो हुआंग अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर आगे बढ़ा।
सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी झो युआन, जिससे वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसके मुंह के कोनों से एक चंचल नजर उभरी। झो युआन, मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद थी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 169 वू हुआन की हत्या का इरादा। एक उजड़े हुए जंगल में झो युआन कोहरे से बाहर निकले दो व्यक्तियों, वू हुआंग और काले वस्त्र पहने युवक को देखकर अनायास ही भौहें चढ़ा बैठा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आपने डोंगक सुआन लोगों के साथ मिलकर काम किया है। वू हुआंग ने उदासीनता से उत्तर दिया, अदूरदर्शी। भविष्य में मैं केवल एक महाद्वीप तक ही सीमित नहीं रहूंगा। मेरी कैंगमांग महाद्वीप की पहचान मुझे क्यों सीमित करनी चाहिए? कितनी बेशर्मी है। लुलुओ ने व्यंग्य किया। आपने याओ याओ पर गिरोह बनाने के लिए इन डोंगक सुआन लोगों के साथ मिलीभगत की। आप वास्तव में सबसे बुरे हैं। वू हुआंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज अपरिवर्तित रही और उसने कहा, एकमात्र सत्य यह है कि विजेता सही है और प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है। चूंकि मेरे रास्ते में एक बाधा थी, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से इसे दूर करना होगा। झो युआन ने उसकी ओर देखा। यह अफसोस की बात है कि आपने अपना चेहरा भी फेंक दिया, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। वू हुआन की अभिव्यक्ति अंततः थोड़ी कठोर हो गई। उसकी निगाहें कुछ ठंडी हो गईं और उसने झो युआन को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ ढूंढना एक अप्रत्याशित लेकिन सुखद आश्चर्य है। मैंने सुना है कि झो याओ याओ के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या मैं सही हूँ? यदि तुम्हें पकड़ लिया गया है और चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी आना पसंद करेगा, भले ही यह स्पष्ट रूप से एक जाल हो? बूम! वू हुआंग तेज और निर्णायक था। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई उसके अंतिम शब्द में तूफान की तरह उसके शरीर से फूट रही थी। उनकी उत्पत्ति क्यूई चिलचिलाती धूप के समान थी, जो विस्मयकारी शक्ति के साथ शानदार ढंग से चमक रही थी। स्विश! वह बेहद तेज था। एक ही कदम में झो युआन के सामने आ गया। झो युआन के पैर का सिरा भी जमीन से टकरा गया क्योंकि उसकी आकृति तेजी से पीछे हट रही थी। हालांकि वू हुआंग एक छाया की तरह था, झो युआन के करीब चिपका हुआ था, भले ही बाद वाले ने भागने की कितनी भी कोशिश की हो। जब एक मुक्का मारा गया तो उसके चेहरे पर उदासीनता ही एकमात्र चीज थी। लाल लाल रोशनी खिल गई, जो चमकदार सूरज की तरह मुट्ठी के नीचे दिखाई दे रही थी। मौके के कारण आसपास की जगह हल्की सी तरंगित हो गई, जबकि आसपास की हवा धधकती हुई गर्म हो गई। वू हुआंग ने अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन किया, वह शक्ति जो झुयंग से भी अधिक दबंग और अनुचित थी। झो युआन की पुतलियां थोड़ी सी कड़ी हो गईं क्योंकि मुक्का उसकी ओर लगा। जेनेसिस क्यूई के उसके शरीर के भीतर बढ़ने पर किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं थी, जिससे उसकी मुट्ठी पर सुनहरे जादुई पायथन स्केल उभर आए। जादुई अजगर तराजू, ग्रेड 3 जेनेसिस रून, ब्लैक गोल्ड हैंड रून। झो युआन ने भी एक मुक्का मारा। एक काली चमक सुनहरे तराजू पर फैल गई, जिससे उसे एक काली सोने की चमक मिल गई जो अभेद्य लग रही थी। बूम! दोनों मुट्ठियां एक दूसरे पर जोर से टकराईं। वू हुआन की आंखों में ठंडी क्रूरता झलक रही थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पास मेरा सामना करने की योग्यता होगी क्योंकि तुम हेवन गेट स्टेज पर पहुंच गए हो? नादान! उसकी मुट्ठी के नीचे का चमकदार सूरज इस समय फूटता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो एक भयावह शक्ति में बदल गया जो शानदार ढंग से झो युआन की ओर बढ़ गया। दान! झो युआन का शरीर पीछे की ओर झटका लगा। जैसे ही उसे पीछे धकेला गया, उसके पैर जमीन पर लंबी रेखाएं बना रहे थे। स्विश! हालांकि जैसे ही उसे पीछे की ओर उड़ाया गया, झो युआन की आस्तीन हरे और काले रंग की चमक के साथ हिल गई। इसकी गति बिजली के समान थी, जो तेजी से वू हुआन के सामने आ रही थी। वह हरे काले रंग का बिजली का गोला था जो कई फुट चौड़ा था। बिजली और हवा तेजी से उसके भीतर घूम रही थी, जबकि गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और तेज हवा की धीमी आवाजें सुनी जा सकती थी। निडर ऊर्जाएं गेंद से फैलती हैं। वू हुआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं।
महान हवा और गड़गड़ाहट। झो युआन के मुंह से धीरे से लगभग अश्रव्य आवाज निकली। बूम, हवा और बिजली चमकी। भले ही वू हुआंग ने खुद को ढालने के लिए तुरंत अपनी जेनेसिस क्यूई का इस्तेमाल किया, फिर भी उसे तब तक विस्फोट किया गया जब तक कि उसकी ढाल हिंसक रूप से हिल नहीं गई, क्योंकि वह एक दर्जन कदम पीछे लड़खड़ा गया था। उसकी आस्तीन जल गई थी और टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उसका खून थोड़ा बह रहा था। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से तूफानी हो गई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे झो युआन ने हराया था। यह उसके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। जो कभी उसकी नजर में चींटी थी, उसने अनजाने में ही उसे हिलाने की ताकत हासिल कर ली थी। तीव्र हत्या का इरादा झलक गए वो हुआन की आंखें। वह महसूस कर सकता था कि झो युआन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले कि वे सेंट रेमेन्स डोमेन में प्रवेश करते, पूर्व का एक भी मुक्का बाद वाले को गंभीर रूप से घायल कर सकता था और यहाँ तक कि मार भी सकता था। और फिर भी उसने कुछ क्षण पहले ही वही मुक्का मारा था, लेकिन इससे जो एकमात्र उपलब्धि हासिल हुई थी वह झो युआन को वापस जाने के लिए मजबूर करना था। वास्तव में बाद वाले को जवाबी हमला करने के लिए एक अंतराल भी मिल गया था, जिससे वह बिना तैयारी के पकड़ा गया। यदि यह जारी रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब चींटी जैसा अस्तित्व इतना मजबूत हो जाएगा कि वह सीधे उसका सामना कर सके। ऐसे दृश्य के विचार से वू हुआन की आंखों से हत्या का इरादा व्यवहारिक रूप से झलकने लगा। वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि अंततः ये उसके हृदय की गहरी गहराइयों में छिपे निश्चित भय को छू जाएगा। वू हुआन के शरीर के चारों ओर लगभग भौतिक हत्या के इरादे उमड़ पड़े, जिससे आसपास का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा लगा मानो तापमान अचानक गिर गया हो। हालांकि झो युआन ने वू हुआन की हत्या के इरादे पर कोई ध्यान नहीं दिया। तेजी से पीछे हटने वाली उनकी आकृति एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, जबकि उन्होंने अपनी पीठ के पीछे हाथ से लुलुओं को इशारा किया। वर्तमान स्थिति उनके लिए बहुत प्रतिकूल थी। झू यंग अभी भी बगल से देख रही थी, और काले रंग का एक और भी खतरनाक युवक था। बाद में उसे जो खतरा महसूस हुआ वह वू हुआन से कम नहीं था। इसके अलावा उसकी आत्मा इंद्रियों ने पहले ही पता लगा लिया था कि जेनेसिस क्यूई काले रंग के युवाओं के आसपास धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। ऑडियो बुक 108 पर फिन न्यू अपडेट कॉम लिटिल फ्रॉस्ट को अंततः लुलुओं ने मुक्त कर दिया। इसने तुरंत अपने पंख हिलाए, बर्फीली रोशनी की चमक में तब्दील हो गई, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कोहरे में जाने से पहले झो युआन और लुलुओ दोनों को उड़ा ले गई। इसी बीच काले कपड़े पहने ये मिंग नाम के युवक ने चुपचाप अपना हाथ उठाया ही था कि वह दंग रह गया। वह केवल ये देख सका कि दो मनुष्य और जानवर कोहरे में गिर गए और दृष्टि से ओझल हो गए। ये मिंग ने आश्चर्य से कहा, कितना तेज बच्चा है। झो युआन को उस पल का स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था जब ये मिंग ने गुप्त रूप से अपनी चाल चलने की तैयारी के संकेत दिखाए थे। इस प्रकार पूर्व ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया, और यहाँ तक कि कोहरे में भी। इस प्रकार यदि वे पीछा करना चुनते हैं तो उन्हें भी कोहरे में प्रवेश करना होगा। वू हुआन की अभिव्यक्ति बेहद अंधकारपूर्ण थी। ऐसा लगा मानो उसके साथ खिलवाड़ किया गया हो। झो युआन कितनी बार उसके हाथों से सुरक्षित बच निकला था। ये मिंग ने टिप्पणी की, आपका ये दुश्मन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह स्पष्ट रूप से केवल प्रारंभिक हेवन गेट चरण में है। लेकिन झू यंग को भी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वू हुआंग ने ये मिंग की ओर देखा तो उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। क्या हम पीछा कर रहे हैं? अगर झो शियाओ पकड़ा गया तो वह निश्चित रूप से स्वेच्छा से हमें ढूंढेगा। ये मिंग हंसे, अगर वह सचमुच इतना चुंबकीय है तो इसे हमारी कुछ मेहनत बच जाएगी। तब हम पीछा करेंगे। हालांकि झो युआन तेज तर्रार है और उसने कोहरे में छिपने का विकल्प चुना। वह नहीं जानता कि कोहरा मेरी आंखों में कोई बाधा नहीं है। ये मिंग थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों के कोने से खून के आंसू टपकने के साथ ही उसकी काली पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी उभर आई। उसके सामने की दुनिया बदलने लगी।
धुंध की परतें कम होने लगी और दो इंसानों और एक जानवर की आकृतियां उसकी दृष्टि में चमकने लगी। इस तरह, चलो चलते हैं। ये मिंग की उंगली फैली हुई थी और एक निश्चित दिशा में इशारा कर रही थी। वो हुआंग रॉकेट की तरह आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने पीछा किया तो उनकी आकृति बिजली की तरह तेज थी, जबकि उनकी आंखों में बर्फीला तूफान उभर आया था। झो युआन, तुम इस बार बच नहीं पाओगे। मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दूंगा, इसलिए यही जगह तुम्हारी कब्र होगी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 170 अवरोधन स्विश। घने कोहरे के बीच तेजी से चलती हवा की आवाज अचानक सुनाई दी, जैसे एक नीली आकृति सामने से गुजर रही हो। बर्फीली हवाएं चली, जिससे आसपास के पेड़ों की पत्तियां जम गईं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। नीली रोशनी के भीतर एक विशाल बर्फ पक्षी था, जबकि झो युआन और लुलुओ उसकी पीठ पर बैठे थे। जब झो युआन ने पीछे देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और खुद से बुदबुदाया, काले कपड़े पहने युवक वही होना चाहिए जिसने याओ याओ ये मिंग को घायल करने के लिए वो हुआंग के साथ हाथ मिलाया था। वह वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हालांकि ये मिंग ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। झो युआन की आत्मा इंद्रियों को महसूस हो सकता था कि उसने जो खतरा पैदा किया था वह वू हुआंग से कम नहीं था। वू हुआंग, ये मिंग और झू यंग। दूसरी तरफ की लाइन अप स्पष्ट रूप से लुलुओ और उसकी तुलना में बहुत मजबूत थी। इसलिए झो युआन ने उन्हें लेने के बारे में कोई विचार नहीं किया, लेकिन इसके बजाय निर्णायक रूप से भागने के लिए वो हुआन के साथ संघर्ष का उपयोग किया। झो युआन, हम कोहरे में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारी इंद्रियों को बाधित कर देगा, जिससे ये बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। लुलुओ काफी चिंतित था। झो युआन ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। एक सेकंड बाद और वे हमें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। अगर हम फंस गए तो ये बेहद प्रतिकूल होगा। केवल कोहरे में प्रवेश करके ही हम उन्हें दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं। लुलुओ ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वे कमीने अपनी संख्या का फायदा उठा रहे हैं। जब हम बड़ी बहन याओ याओ और बाकी लोगों के साथ जुड़ेंगे तो बस देखना कि क्या मैं उन्हें मार नहीं डालूंगा। वह थाओचेन बीस्ट साम्राज्य की लिटिल कंट्री लॉर्ड थी। वह भागने के लिए मजबूर होने का अपमान कैसे सह सकती थी? झो युआन मुस्कुराया, उसकी तुलना में कहीं अधिक खुले विचारों वाला। वू हुआन के साथ अपनी पिछली झड़प को याद करते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। साफ था कि वह पहले से कहीं अधिक ताकतवर हो चुका था। अपने पिछले संघर्ष में वह व्यावहारिक रूप से बिना किसी प्रतिरोध के पराजित हो गया था, लेकिन ठीक पहले वह वू हुआन के हमले का सामना करने में सक्षम था। यह उनकी प्रगति के बारे में बहुत कुछ बताता है। वू हुआन, मुझे आश्चर्य है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। झो युआन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। स्विश। झो युआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने उनके पीछे घने कोहरे की ओर देखा जहां हल्की लहरें देखी जा सकती थी। लुलुओ, हमारी गति बढ़ाओ, वे पीछा करते हुए आए हैं। लुलुओ चौंका। हमारे कोहरे में प्रवेश करने के बाद भी क्या उन्हें अपना असर खोने का डर नहीं है? झो युआन ने शांति से उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि मैंने वो हुआन को बहुत डरा दिया है और वह अब मुझसे छुटकारा पाने के लिए बहुत दृढ़ है। वो हुआन को भी झो युआन की प्रगति को महसूस करना चाहिए था, प्रगति जो स्पष्ट रूप से जल्द ही स्थिति को वो हुआन के नियंत्रण से बाहर कर देगी। लुलुओ ने बर्फीले पक्षी को हल्के से थपथपाया, जिससे तुरंत उसकी स्पष्ट चीख निकल गई। इसके पंख फड़फड़ा रहे थे। ठंडी कीवी इसके पीछे विस्फोट कर रही थी क्योंकि इसकी गति तेजी से बढ़ रही थी, जो धुंधलेपन में बदल गई जो तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही समय बाद जब बर्फ का पक्षी धुंधले रूप में बदल गया और दूरी में गायब हो गया, तो तीन आकृतियां उभरने के साथ ही लहरें उठनी शुरू हो गईं। कितना तेज! वो हुआंग अभिव्यक्तिहीन था। ये मिंग की आंखों में भंवर घूम गए और उन्होंने उदासीनता से कहा, झो युआन के पास बहुत तेज आत्मा इंद्रियां हैं। उसकी आत्मा काफी मजबूत होनी चाहिए, जिससे वह हमारे दृष्टिकोण को समझ सके।
R108.co/m पर नवीनतम अध्याय पढ़े, लेकिन चिंता मत करो, वह बच नहीं सकता। उसकी नजर अचानक दूसरी ओर चली गई और उसने अपनी उंगली हिलाई। जेनेसिस QE की एक गेंद में विस्फोट हुआ, जिससे एक अजीब लहर फैल गई। इसके तुरंत बाद उस दिशा में धुंध छट गई और 3 आकृतियां उभर आईं। वे शीर्ष स्तर की 3 अन्य डोंगक्सुआन प्रतिभाएं थीं। जियांग क्वान, ये कैसे हुआ? ये मिंग ने उस युवक की ओर देखा जिसने जेनजू का रास्ता रोका था। शिशु रूपी जियांग क्वान ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। वह बहुत अच्छा था और उसका शरीर बहुत सख्त था। हालांकि अब वह घायल हो गया है और कोहरे में भाग गया है। ये मिंग की काली काली आंखों ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसने उदासीनता से कहा, कोई जल्दी नहीं, उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। जाना। अपना हाथ हिलाकर वह और वू हुआंग आगे की ओर उड़ गए। उनकी संख्या बढ़ गई है। झो युआन ने अपनी आत्मा की इंद्रियों को कोहरे में फैलाया और अपनी सारी ऊर्जा स्काउटिंग में लगा दी। इसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह हल्के से महसूस कर सकता था कि उनके पिछले हिस्से में जेनेसिस QE की लहरें बढ़ गई थी। इसके अलावा हर एक बेहद ताकतवर था, जिससे पता चलता है कि वे कमजोर नहीं थे। लुलुओ का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। उसने अपना जबड़ा भींचते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वे हमें घेरने की योजना बना रहे हैं। झो युआन थोड़ा घबरा गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने स्वर्गीय युआन ब्रश को अपने हाथ में थमाया, उसकी आंखों में अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। कोहरे में एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ते हुए बर्फ सफेद बाल एक लंबे चाबुक में बदल गए। प्लॉप, एक पेड़ टूट गया, जिससे उसके पीछे की आकृति का पता चल गया। झो युआन और लुलुओ की निगाहें उधर चली गईं, लेकिन वे दंग रह गए। उस व्यक्ति के कपड़े फटे हुए थे, जिससे वह काफी दुखी लग रहा था। वह पीला रंग केवल यम संप्रदाय के जेनजू का हो सकता है। जेनजू। लुलुओ आश्चर्यचकित था। तुम यहाँ क्यों छुपे हो? झो युआन के मन में अचानक एक विचार आया जब उसने जेनजू के भावहीन चेहरे को देखा। आप पर भी उन डोंगक्सुआन लोगों ने हमला किया था। जेनजू सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सके, लुलुओ ने तिरस्कार के साथ कहा। जेनजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उससे मत डरो जिसने मुझसे लड़ाई की, लेकिन पास में 2 अन्य व्यक्ति छिपे हुए थे जिन्होंने मुझ पर ताला लगा दिया था, जिससे मेरा ध्यान बंद गया और मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का साहस नहीं कर सका। इसलिए उसे एक अवसर कैसे मिला? लुलुओ स्तब्ध रह गया। इतना घृणित, लुलुओ ने नफरत से कहा, ये डोंगक्सुआन लोग हमारे लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? झो युआन ने शांति से उत्तर दिया, क्योंकि केवल आपके स्तर के लोग ही उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वे एकीकृत हैं, जबकि आप लोग बिखरे हुए हैं। आप सभी को एक एक करके तोड़ने से स्वाभाविक रूप से सभी कैंगमांग प्रतिभाओं का मनोबल कम हो जाएगा। उनका साहस खत्म हो जाएगा कि वे अब उपहारों और आशीर्वादों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। सेंट रेमेन्स डोमेन। जेनजू ने 2 बार हल्की खांसी की, कुछ भी नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ा। झो युआन ने जेनजू की पीठ की ओर देखा और अचानक कहा, ऐसा लगता है कि वे कोहरे के पार देखने में सक्षम हैं। मैं आपको हमारे साथ शामिल होने की सलाह देता हूँ। जेनजू स्पष्ट रूप से काफी गंभीर रूप से घायल थी। यदि वह अकेले चलता, तो वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोग निश्चित रूप से उसे पकड़ लेते। जब ऐसा हुआ, तो चीजें सुंदर नहीं होंगी। जेनजू का पैर रुक गया। उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया और उसकी राख के रंग की आंखें झो युआन की ओर देखने लगी। मैंने पहले भी तुम पर हमला किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। झो युआन धीरे से मुस्कुराया। हमारे बीच कोई बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि पीछे वाले लोग वू हुआंग के साथ जुड़ गए हैं। इस प्रकार मुझे स्वाभाविक रूप से जानना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है। जेनजू चुप थी। इतना घमंडी होना बंद करो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। यदि तुम मरना चाहते हो, तो आगे बढ़ो और चले जाओ। जेनजू की आंखें हल्की सी चमक उठी। अंत में
उसकी आकृति अचानक हवा में उछली और बर्फ पक्षी की पीठ पर जा गिरी। धन्यवाद, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा, जेन जू ने कुछ कठिनाई के साथ कहा। वह स्पष्ट रूप से कुछ हद तक विवादित और शर्मिंदा था। आखिरकार उसने बहुत समय पहले झोउ युआन पर हमला नहीं किया था, लेकिन अब उसे उसकी ताकत उधार लेने की जरूरत थी। झोउ युआन ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। वू हुआंग ने खुद को डोंगक्सुआन लोगों के साथ जोड़ लिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपने कुछ सहयोगियों को इकट्ठा करने की जरूरत थी। जेन जू और अन्य, जिन्हें डोंगक्सुआन लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, जाहिर तौर पर सबसे अच्छी पसंद थे। अब हम क्या करें? हम कहां जाएं? उनके पास संख्या में श्रेष्ठता है, जबकि हम अपनी तरफ से घायल हो गए हैं। अगर हमने उनका सामना किया तो हम निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। लुलुओं के चेहरे पर कड़वाहट थी। झोउ युआन ने कुछ क्षण तक मौन रहकर विचार किया। उसकी आंखें विचार में टिमटिमा रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने कोहरे की सबसे गहरी गहराइयों की ओर इशारा किया। आपने पहले कहा था कि ग्रेट 4 जेनेसिस जानवर काफी संख्या में हैं, और यहाँ तक कि पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में जहाँ सुनहरा पूल है, वहाँ एक रहस्यमय जेनेसिस जानवर नेता भी है। हाँ, तब हम वहीं जा रहे होंगे। केवल कुछ अराजकता फैलाकर ही हम उन्हें खो पाएंगे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।